आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी का टेस्ट 4, जिसमें जो क्वेश्चंस थे मैंने पीवाईक्यू से ही बनाए थे। 2026 का जो अभी मेंस हुआ है उसी के क्वेश्चन है पॉलिटी के। ठीक है, तो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं इस टेस्ट में, और हम लोग इसको थोड़ा सा फास्ट करके डिस्कस करेंगे कि 10 क्वेश्चन हो जाए, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार सब लोग रीड कर लेना। राइट टू privacy relating to self identity is a very dear to every human being and well protected under article 21 of the constitution। ठीक है, निजता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रिय है तथा संविधान के अनुच्छेद 21 में भली भांति सुरक्षित है, संरक्षित है। ओके, इन दिस कॉन्टेक्स्ट एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट इन 2026। ओके, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो अभी रिसेंट में अमेंडमेंट हुआ है 2026 में। ये क्वेश्चन ये दिखा रहा है कि जो पॉलिटी के आप ज्यादातर क्वेश्चन देखोगे कॉन्टेक्स्ट क्या है, करंट अफेयर्स, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से बनाए गए हैं। अब जैसे ये थोड़ा सा राइट टू प्राइवेसी जजमेंट पुराना है ना, लेकिन रिसेंट जो जजमेंट हुआ है वो कॉन्टेक्स्ट लेके उसको लिंक करते हुए चीजों को पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब पूछा है एग्जामिन द इफेक्ट। अब इफेक्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है हमको इफेक्ट ऑफ रिसेंट अमेंडमेंट, इसको हम लोग को डिस्कस करना है ना। अब इसको चाहो तो हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे कि इससे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा और क्या क्या चैलेंजेस हैं प्रीवियस को लेके। ठीक है, यहां तक ठीक है। किसी का कुछ इसमें अलग व्यू है? और देखो एक चीज ये रहता है कि जहां पे भी हम लोग चैलेंजेस डिस्कस करते हैं वहां पे हम लोग वे फॉरवर्ड भी बताते हैं, मतलब हम लोग को यहाँ पे सजेशन का भी एक हेडिंग रखना होगा, है ना। तो ओवरऑल हम लोग का यहाँ पे कितने हेडिंग बनेंगे, एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा, या फिर यहाँ पे बस हम लोग बता देंगे ये फीचर है और ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, फिर लेकिन उससे रिगार्डिंग चैलेंजेस क्या क्या बन रहे हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग किसी को आइडिया है कि जो रिसेंट में अमेंडमेंट हुआ है वो क्या है, इस एक्ट में क्या अमेंडमेंट हुआ है? एनीवन? किसी ने 2026 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसको किसी को याद है, आप लोग में से किसी को? ठीक है, तो मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे आप मेजर अमेंडमेंट जब देखोगे, पहले जब आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखोगे, उसमें क्या था, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, है ना, मतलब ट्रांसजेंडर अपना जो उनका जेंडर है वो खुद से डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी एक जजमेंट है, ठीक है, पुट टू स्वामी जजमेंट, है ना। बट इस अमेंडमेंट में क्या हुआ है, यहाँ पे जो सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली बात थी उसको यहाँ पे कर दिया है कि मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू किया जाएगा चीजें। यहाँ पे जो पहले जो सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला प्रोविजन था उसको हटा दिया गया, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया, और यहाँ पे क्या होगा, मेडिकल सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और मेडिकल सर्टिफिकेशन का जो बोर्ड, मेडिकल सर्टिफिकेशन बोर्ड होगा, उसको हेड कौन करेगा, मतलब आप देखोगे सीएमओ होते हैं या फिर डिप्टी सीएमओ होते हैं, वो लोग हेड करेंगे और वहां से उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से क्या दिखा रहा है, स्क्रूटनी बढ़ा दिया है, इंस्टीट्यूशनल स्क्रूटनी बढ़ा दिया है, राइट। अब देखो यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजें हैं क्या कि जैसे मान लो यहाँ पे अगर एक मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू होगा तो कोई चीजें फोर्सफुल नहीं हो पाएंगी, है ना। वहां पे जो मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन रहेगा वही फाइनल माना जाएगा। तो यहाँ पे मतलब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका ये भी है कि जैसे फोर्सफुल जेंडर डिटर्मिनेशन होता है
वो चीज नहीं हो पाएगा। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे निगेटिव क्या आ रहा है, चैलेंजेस क्या क्या बन रहे हैं? थोड़ा आप लोग पार्टिसिपेट करो, किसी को आइडिया है इसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? जैसे यहाँ पे बोल दिया कि सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता है, तो इसके क्या क्या निगेटिव चैलेंजेस हैं? एनीवन? मीन्स जो उस कम्युनिटी के जो पर्सन्स है वो मतलब सोचते हो कि हाँ कुछ चीज़ ऐसी हो कि वो डिटरमाइन करते हैं, बट जो बोर्ड है वो नहीं इसको उसके अगेंस्ट हो। ये भी तो एक चैलेंज हो सकता है ना। मतलब एक ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो हम लोग देखते हैं जजमेंट का, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? अगर किसी को नालसा जजमेंट याद हो, तो उसमें बोला था कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब उसमें यही रिकॉग्नाइज किया था, जेंडर आइडेंटिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन, है ना। अब यहाँ पे वो क्या जा रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, तो जो नालसा जजमेंट था उसके अगेंस्ट जा रही चीजें। और क्या होगा कि जब आप मेडिकल सर्टिफिकेशन के थ्रू कर दोगे, यहाँ पे जो राइट टू प्रिवेसी है, जो पुट्टुस्वामी जजमेंट के थ्रू किस आर्टिकल के अंदर रख दिया गया था, मतलब इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 14 और था 19 और 21। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 14, 19 और 21। ठीक है, तो ये वाला था आपका पुट्टुस्वामी जजमेंट। तो यहाँ पे अगर मान लो पहले क्या होता था, सेल्फ डिटर्मिनेशन में प्रिवेसी वायलेट नहीं होता था, लेकिन अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेशन के थ्रू होगा और उसमें सर्टिफिकेशन सीएमओ के थ्रू होगा, फिर डिप्टी सीएमओ के थ्रू होगा, वहां पे हो सकता है कि लोगों का जो प्रिवेसी है, जो निजता है, वो वायलेट हो जाए। और अगर यहाँ पे ये वायलेट होता है तो फिर सबसे बड़ा क्या आता है मुद्दा, स्टिग्मा का, है ना। तो यहाँ पे स्टिग्मा मतलब अगर मान लो लोगों को पता चल जाता है कि इनका ये जेंडर है, इनका ये जेंडर है, तो वहां पे एक स्टिग्मा का भी इशू हो सकता है। ओके, आर्टिकल 21 से भी हम लोग यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि जो मानव गरिमा की बात होती है। आर्टिकल 21 क्या बताता है, मानव गरिमा, या फिर आप बोल सकते हो कि जो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है, आजादी की बात करता है, वो उसके भी अगेंस्ट जा रहा है ना। तो ये 10 मार्कर क्वेश्चन है। 3 से 4 पॉइंट हम लोग यहाँ बनाएंगे, 3 से 4 पॉइंट चैलेंजेस में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वे फॉरवर्ड पे आ जाएंगे, सजेशन पे। ठीक है, इसमें सजेशन हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं? एनीवन? राइट टू प्राइवेसी भी प्रायोरिटी पे होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं, प्रिवेसी को भी इंपॉर्टेंस दिया जाए, है ना। हम्म। मतलब जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेडिकल प्रोसीजर, मेडिकल सर्टिफिकेशन हो, बट लोगों का प्रिवेसी का भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, मतलब यहाँ प्रिवेसी मतलब क्या है, राइट, या फिर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी हो गया, जो इंडिविजुअल लिबर्टी है उसको भी रिस्पेक्ट किया जाए, है ना। और हम लोग क्या कर सकते हैं? जो चैलेंज में सर आपने बताया एक स्टिग्मा होता है, सोशल स्टिग्मा, हाँ, इसके लिए उसको हम लोग मतलब रिवर्स बोल सकते हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस या ऐसा भी कुछ। है ना। मतलब क्योंकि लोगों को जेंडर सेंसिटिविटी नहीं है इंस्टीट्यूशन में या फिर हर जगह हम लोग देखते हैं, या फिर उसको लेके लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाया जाए कि हाँ। मतलब इट इज नॉट अ बिग इशू, है ना, अवेयरनेस फैलाया जाए। जेंडर के लिए नहीं। जो उनके लेके स्टिग्मा है उसको भी कम करने की कोशिश की जाए। ठीक है, या फिर जो हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो जो आर्टिकल 21 हो गया, या फिर नालसा जजमेंट हो गया, ठीक है, या फिर पुट्टुस्वामी जजमेंट हो गया, इन तीनों के बीच में एक बैलेंस बनाया जाए। ठीक है, मतलब लोगों का लिबर्टी भी प्रोटेक्ट हो, प्रिवेसी भी प्रोटेक्ट हो, और सेल्फ डिटर्मिनेशन। या फिर यहाँ पे हम एक ऐसा छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं। आर्टिकल 21 के इसकी बात करता है, ह्यूमन डिग्निटी, मानव गरिमा की। ठीक है, लिबर्टी की भी बात करता है ना। फिर हम यहाँ पे बोल देंगे इस साइड हम लोग लिख देंगे नालसा जजमेंट, जो बात करता है सेल्फ डिटर्मिनेशन की। ठीक है, फिर इस साइड हम लोग लिख देंगे पुट्टुस्वामी जजमेंट, जो बात करता है प्रिवेसी की।
तो हमको एक तीनों में बैलेंस बनाना होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 10 क्वेश्चन है तो थोड़ा फास्ट करना होगा। इन जनरल टेस्ट में 5 ही क्वेश्चन रहते हैं, बट इसमें 10 क्वेश्चन पॉलिटी के थे पीवाईक्यू में, तो मैंने 10 कर दिया है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट 1 या टेस्ट 2 में डाला था, वुमेन रिजर्वेशन का, तो इसको सर हम लोग फिर से दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ हाँ। कंक्लूजन में कुछ नहीं करेंगे क्या? नहीं नहीं, कंक्लूजन लिखेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा है, तो मैंने अभी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन छोड़ के रखा है। लिख सकते हैं इसमें कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब यही रहेगा कि हम लोग को इन तीनों के बीच में बैलेंस बनाना होगा, है ना। कि मतलब जो स्टेक होल्डर है या गवर्नमेंट है, उसको क्या करना चाहिए, एक रिक्वायर्ड बैलेंस बनाने की कोशिश करना चाहिए, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और ह्यूमन डिग्निटी के बीच में। वे फॉरवर्ड को ही थोड़ा इन ब्रीफ शॉर्ट में कर सकते हैं ना, हाँ, वे कंक्लूजन? फॉरवर्ड देखो, वे फॉरवर्ड में क्या होता है कि हम लोग मतलब मल्टीपल चीजें लिखते हैं, बट कंक्लूजन क्या होता है, थोड़ा हॉलिस्टिक होता है। हाँ मतलब यहाँ मीन्स। पे हर सजेशन नहीं दे सकते, एक दो ब्रॉडर चीजों से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एबो सजेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड सो दैट वी कैन अपहोल्ड द राइट ऑफ थर्ड जेंडर, है ना, आर वी कैन इंश्योर दी जेंडर इक्वेलिटी और जेंडर जस्टिस। ओके। ठीक है, एक ही वाला भी डायग्राम यहाँ पे यूज हो सकता है, जेंडर जस्टिस, जो हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और जेंडर इक्वेलिटी और जेंडर इक्विटी। तो हमको यहाँ पे तीनों चीज अचीव करने की जरूरत है। ठीक है, तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि एबो मेजर्स को इंप्लीमेंट किया जाए इन अ बैलेंस मैनर, राइट। ठीक है, अभी कंक्लूजन हो जाएगा इसका। हम्म। ठीक है। सर एक थोड़ा सा छोटा सा डाउट था, जैसे ये ऐसे इंग्लिश में रिदमिक कीवर्ड्स बन जाते हैं बट हिंदी में तो नहीं हो पाते हैं ना ऐसे? नहीं नहीं, बिल्कुल दोनों में ही होते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कॉपी, आईयूसी की कॉपी है, आईयूसी सेशन में भी है, तो दोनों में ही आते हैं। मतलब मेरा एक्चुअली थोड़ा सा, मैं इंग्लिश में ही लिखता हूँ, कहीं कहीं मैं हिंदी में भी लिखूंगा, है ना। बट कीवर्ड मतलब आप कहीं कहीं आप चाहो तो कीवर्ड इंग्लिश में भी बस उसको मतलब इस लैंग्वेज में लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखो कुछ कुछ होंगे भी। मतलब ज्यादातर टर्म हिंदी में ही है ना। जैसे यहाँ पे देखो ट्रांसजेंडर वर्ड है, तो जरूरी नहीं कि आप वैसे ही उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखो। ठीक है, आप वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे वर्ड है हमारे पास जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग। ठीक है, जो मैंने वहां पे इंग्लिश में लिखा था लगभग वही है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे आप बस उसको मतलब हिंदी में ही लिखो, इंग्लिश वर्ड को इस तरीके से आप लिख सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। जो कीवर्ड आते हैं ना, तो अगर आप हिंदी में कन्वर्ट कर पाओ ठीक है, बट अगर वो ज्यादा प्रचलित हिंदी में ही इंग्लिश में है, तो आप उसको इंग्लिश में ही एज इट इज यूज कर लो। ठीक है। ठीक अब यहाँ पे मतलब लिखने में कोई इशू नहीं है, मतलब दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ जेंडर जस्टिस है ना, जेंडर इक्वेलिटी, इक्विटी, एम्पावरमेंट, तो आप तीनों का हिंदी आराम से बना सकते हो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वुमेन इज एज ए क्लास नाइदर बिलोंग टू माइनॉरिटी ग्रुप नॉर आर दे रिगार्डेड एज अ फॉर्मिंग अ बैकवर्ड क्लास। ठीक है, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस इवोल्यूशन ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन फ्रॉम लोकल बॉडीज टू पार्लियामेंट। ठीक है, एक वर्ग के रूप में महिलाएं न तो किसी अल्पसंख्यक समूह का अंग है, और न ही वे पिछड़ा वर्ग बनाती मानी जाती हैं। इस कथन के प्रकाशन में स्थानीय निकायों से संसद तक में महिला आरक्षण के क्रमिक विकास की विवेचना कीजिए। और देखो ये 10 मार्कर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब क्या हेडिंग बना सकते हैं, एनीवन? हेडिंग 1 हम लोग का क्या होगा, हेडिंग 2 अगर बनेगा तो क्या होगा? हेडिंग वन तो ये होगा कि स्थानीय निकायों से संसद तक आरक्षण, महिला आरक्षण के क्रमिक प्रयास क्या क्या किए गए। हाँ, तो स्थानीय निकाय से संसद तक मतलब क्रमिक विकास की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है।
इसके अलावा कोई और हेडिंग हम लोग को बनाना चाहिए? विवेचना कहा गया तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी लिख सकते हैं कि हमने दे तो हाँ, दिया है। क्योंकि क्योंकि ये इम्प्लीमेंट अभी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे हम लोग को चैलेंजेस भी लिख देना चाहिए, है ना, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड। क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या सुझाव हैं। ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग क्रमिक विकास बताएंगे ना, तो थोड़ा सा उसके महत्व से भी कनेक्ट करते जाएंगे, है ना, कि मान लो जैसे हमने बता दिया 73rd 74th अमेंडमेंट, तो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट क्या हुआ एक्चुअल में, कुछ अगर इम्पिरिकल डाटा अगर आपके पास है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे यूज करते जाएंगे। या फिर हम लोग ये डायग्राम बना सकते हैं, जैसे जब भी जहाँ पे जेंडर की बात होगी आप इस डायग्राम को यूज कर सकते हो। लेकिन जो हम लोग टेस्ट में क्वेश्चन डाले थे लगभग चैलेंजेस सजेशन ये सब उसमें हम लोग डिस्कस किए थे अच्छे से, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग क्रमिक विकास देख लेते हैं, फर्स्ट वाला एस्पेक्ट। ठीक है। तो स्थानीय निकाय से पार्लियामेंट तक या फिर संसद तक किस तरीके से विकास हुआ है उस पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पहले। तो सबसे पहला तो हम लोग का 73rd और 74th अमेंडमेंट ही होगा, है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिजर्वेशन की बात। 1/3 रिजर्वेशन की बात इसी में होती है ना। ठीक है, इन द लोकल बॉडीज या फिर स्थानीय निकाय। ओके। जिससे क्या हो गया, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन अभी अगर आप डाटा के हिसाब से देखोगे तो मोर देन 40% है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन लोकल बॉडीज। ठीक है, इसके बाद कोई और इवोल्यूशन दिख रहा है या क्रमिक विकास इसके अलावा कुछ हुआ है? एनीवन? 1996 में लगभग ये संसद और विधानसभा में हम्म रिजर्वेशन देने के लिए बिल लाया गया था, बट वो पास नहीं वुमेन हो पाया। रिजर्वेशन बिल, है ना। और लेकिन ये पास नहीं हो पाया। ठीक है। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो आया था वो पास नहीं हो पाया, लास्ट में 2008 में भी आई थिंक आया था, बट ये बिल पास नहीं हो पाया, है ना। इसके पहले हम लोग देखो यहाँ पे लोकल बॉडीज की जब बात करेंगे, इसी के साथ एक पॉइंट और कनेक्ट कर दें कि जैसे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट हैं जिन्होंने 50% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, जैसे बिहार एग्जाम्पल हो गया, और भी स्टेट हैं। तो इससे क्या हुआ, ओवरऑल जो रिप्रेजेंटेशन वुमेन का है वो ठीक ठाक, मतलब अराउंड 48% 49% अभी पहुंच चुका है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से दिखाएंगे कि गवर्नमेंट ने कई सारे एफर्ट लिए फ्रॉम 1996 टू 2008, सच एज ब्रिंगिंग वुमेन रिजर्वेशन बिल, है ना, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाए। अब इसके बाद हम लोग कौन सा डालेंगे, 126 अमेंडमेंट, है ना। 126 अमेंडमेंट के थ्रू अगेन अब यहाँ पे इसको एक्सटेंड फर्दर कर दिया गया एट असेंबली लेवल, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट या फिर संसद इसको हम लोग बोलते हैं। सर जो बी वाला पॉइंट था वो क्या था? मतलब बहुत स्टेट। सारे स्टेट गवर्नमेंट हैं उन्होंने 50% रिजर्वेशन लाया है लोकल बॉडीज के लिए, अच्छा। है ना। जैसे पंचायत में बिहार में आप देखोगे 50% रिजर्वेशन है। ठीक है, और भी स्टेट हैं, मतलब एग्जाम्पल देखना होगा, बट आप बिहार का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो इसी वजह से आप देखोगे कि जो ओवरऑल जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का वो अराउंड 48 49% पहुंच चुका है। ठीक है। तो ये हम लोग का क्रमिक विकास हो गया, थोड़ा सा हम लोग इसमें मतलब बात करते जाएंगे। और देखो यहाँ पे हम लोग एक चाहें तो यहाँ पे फ्लो चार्ट भी ड्रा कर सकते हैं कि पहले हम लोग लोकल बॉडीज पे देखें, ठीक है, फिर स्टेट का भी इफर्ट दिखा, फिर अभी आप देखोगे पार्लियामेंट या फिर नेशनल लेवल पे भी आपको, राष्ट्रीय स्तर पर भी दिख रहा है ना। या फिर यहाँ पे आप ऐसे चाहो तो अलग अलग जब इफर्ट लिख रहे थे 73rd 74th, यहाँ लिख सकते थे बहुत सारे स्टेट 50% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किए हैं। फिर यहाँ पे आप डाल सकते हो 126 प्लस 131st अमेंडमेंट एक्ट बिल, राइट।
इसमें एक और डाल देना है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल, है ना। तो बहुत सारे स्टैट्यूट और अमेंडमेंट को लाया गया, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नारी बंधन अधिनियम, है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी दिखा देना किस तरीके से हम लोग पहले लोकल लेवल पे बात किए, लोकल फिर स्टेट का भी इफर्ट दिखा, अब हम लोग एट अ नेशनल लेवल बात कर रहे हैं कि असेंबली और लोकसभा है उसमें भी रिजर्वेशन वुमेन के लिए होना चाहिए। ये फर्स्ट हेडिंग होने के बाद ना सर फ्लो चार्ट आएगा? हाँ हाँ, यहाँ पे जब क्रमिक विकास दिखाओगे तो यहाँ पे लास्ट में आप इसको लिखने के बाद छोटा सा ऐसे ड्रॉ कर दो, है ना। मतलब इवोल्यूशन यहाँ पे क्रमिक एक विकास दिखा रहे हो तो यहाँ पे एक एक इवोल्यूशन दिख जाता है कि रिपीटेशन हाँ। हम्म। एक रिपीटेशन फॉर्म नहीं हो रहा सर, मतलब हमने ये पहले भी पॉइंट्स में नहीं बता नहीं, दिया है फिर। यहाँ पे हम इसको डिटेलिंग नहीं कर रहे, ये वाला चीज हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ पे बस इतना ही रहेगा, लोकल हाँ टू स्टेट टू पार्लियामेंट या फिर ओके। असेंबली, है ना। या यहाँ पे नेशनल वर्ड रहेगा, ठीक है। ये डिटेलिंग तो हम लोग यहाँ पे बता दिए हैं, बस मैं बोल रहा हूँ कि अगर चाहो आप ऐसे लिख लो, बाद में चाहो तो आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो कि लोकल लेवल पे दिखा दिए, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। अगर आप डिटेलिंग अगर पहले ही कर ऐसे चुके हो तो डिटेलिंग बस करेंगे तो, हम्म। हाँ वही डिटेलिंग करेंगे तो सर ऐसे रिपीटेशन टाइप लगेगा ना कि हाँ, हमने डिटेलिंग पहले भी करने के बाद बस डिटेल। केवल इतना ही बनाना है, बस इतना सा दिखा देना है कि किस तरीके से हाँ रिप्रेजेंटेशन मतलब लोकल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर अभी नेशनल लेवल पे इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। ठीक है। हम्म। और यहाँ पे जब आप बात करोगे 126 अमेंडमेंट की, तो सिग्निफिकेंस थोड़ा सा दिखा सकते हो कि जैसे अभी आप देखोगे 15% आज के आसपास आपको दिखेगा पार्लियामेंट में, और 9% के आसपास दिखेगा आपको लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, है ना। इसलिए ये सब एफर्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग 73rd 74th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको अगर प्रोविजन पता है तो आप प्रोविजन भी इसमें डाल सकते हो। किसी को आर्टिकल पता है, किस आर्टिकल के अंदर पंचायत में रिजर्वेशन दिया गया है? 243D और 243T। है ना, तो 243 डी और टी, टी। है ना। ये दोनों हमको लिखना है, ये हो गया आपका डी हो गया पंचायत का, टी हो गया म्यूनिसिपैलिटीज का। तो देखो, अगर पॉलिटी में अच्छा नंबर लाना है, अगर आप 120 टारगेट कर रहे हो, तो जहां जहां पॉसिबल हो आर्टिकल, थोड़े बहुत डाटा, बिल, है ना, जितने भी अमेंडमेंट हैं, जजमेंट है, इन सबको आपको यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको कनेक्ट करते हुए लिखना है, जिससे कि आपको ये भी दिखाना है सामने वाला कि मुझे आर्टिकल, जजमेंट या फिर कोई रिलेटेड डाटा, ये सब चीजें आपको पता है ना। तो अब देखो इसमें अदर एस्पेक्ट जो बचा है, क्योंकि हमने क्रमिक विकास और उसका महत्व देख लिया, चैलेंजेस और सजेशन, सुझाव वाला पार्ट, ये दोनों हम लोग अपने पहले के टेस्ट में कवर कर लिए थे। आई थिंक टेस्ट 1 या टेस्ट 2 में मैंने ये क्वेश्चन वुमेन रिजर्वेशन का डाला था, है ना। तो ये वाला पार्ट हम लोग स्किप करते हैं, क्वेश्चन 3 पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर हैज बिकम वल्नरेबल टू पार्टीशन पॉलिटिक्स। वर्तमान दल बदल विरोधी व्यवस्था के अंतर्गत क्या लोकसभा अध्यक्ष का संवैधानिक पद दलगत राजनीति के कारण अति संवेदनशील हो गया है? परीक्षण कीजिए, ठीक है। ध्रुवीकृत सदन के प्रबंधन में लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने में किन संस्थागत परिवर्तनों की आवश्यकता है? यहाँ पे दो चीज पूछ रहा है, एक मतलब क्या परिवर्तन की जरूरत है, और पहला वाला एस्पेक्ट क्या पूछ रहा है, किस तरीके से ये पॉलिटिसाइज हो रहा है, पार्टीशन पॉलिटिक्स हो रहा है, ठीक है। तो पहला एस्पेक्ट क्या पूछ रहा है, एग्जामिन कर रहा है कि किस तरीके से वल्नरेबल है पार्टीशन पॉलिटिक्स के, और दूसरा किस तरीके से हम लोग न्यूट्रलिटी को इंश्योर कर सकते हैं लोकसभा स्पीकर की। What are the institutional changes are required to ensure the neutrality of the Lok Sabha Speaker in managing polarized house? ठीक है। अब जैसे अब मान लो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा भी मैं स्किप कर रहा हूं, बट यहाँ पे बेसिक आर्टिकल आप लिख सकते हो। स्पीकर से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 93। है ना, तो आप डायरेक्ट उसी से शुरू कर लो कि आर्टिकल 93 प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ स्पीकर, है ना। तो आर्टिकल 93 से हम लोग अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन के फर्स्ट एस्पेक्ट पे।
आर्टिकल 93, और चाहो तो 10th शेड्यूल के बारे में भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दल बदल कानून की भी बात कर रहा है। तो 10th शेड्यूल जो है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का, वो दल बदल कानून से, दल बदल कानून की बात करता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग आर्टिकल 93 और 10th शेड्यूल की बात करेंगे। राइट। अब इसमें हेडिंग 1 हम लोग देखते हैं क्या बन सकता है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, और अगर हेडिंग 3 बनेगा तो क्या बनेगा। एक बार आप लोग बताओ हेडिंग 1 इसमें क्या रहेगा। यही सर कि कैसे ऐसा अति संवेदनशील हो गया है जो लोकसभा अध्यक्ष का पद है। हम्म, मतलब यहाँ पे दलगत राजनीति के कारण अति संवेदनशील हो गया है ना। यहाँ पे हम लोग बस इतना ही लिख, चाहो तो पूरा ही लिख सकते हैं। किस तरीके से स्पीकर ऑफिस अति संवेदनशील हो गया है। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट एस्पेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन का, कि किस तरीके से हो रहा है, कैसे। ये हम लोग का फर्स्ट एस्पेक्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या पूछ रहा है, कि क्या क्या यहाँ पे न्यूट्रलिटी के लिए क्या क्या संस्थागत परिवर्तन की जरूरत है। है ना, इसके अलावा कोई और हेडिंग बनेगा। थर्ड ये हो सकता है सर, जैसे इंडिया ने क्या क्या किया है कुछ इसमें। नहीं देखो, 10 मार्कर है, और क्वेश्चन में हम लोग को 150 वर्ड का ही है ना। तो इसी में हम लोग का लगभग पेज भर जाएगा। हम लोग बहुत ज्यादा अलग नया हेडिंग नहीं शुरू करेंगे, कुछ इसी से रिलेटेड रहेगा तो हो सकता है कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का लगभग वे फॉरवर्ड हो ही गया है, और यहाँ पे हम लोगों ने इशूज डिस्कस कर ही लिया कि किस तरीके से अति संवेदनशील हो रहा है। अब इसको बल्कि आप थोड़ा सा यहाँ पे बाइफरकेट कर सकते हो, कि किस तरीके से मतलब वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है, और क्या क्या सेफ गार्ड्स हैं, क्या क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो इसको जो वल्नरेबिलिटी है उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू है किसी को। है ना, तो यहाँ पे थर्ड हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 मार्कर है ना। और हम लोग को हमेशा फोकस करना चाहिए, जो क्वेश्चन ने पूछा है पहले उसको एड्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट उसमें जनरेट करें। और अगर आपके पास ठीक ठाक कंटेंट है तो कोई नया एस्पेक्ट नहीं शुरू करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट एस्पेक्ट रहेगा कि किस तरीके से दलगत जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है। ठीक है, तो दलगत राजनीति से कैसे मतलब जो स्पीकर का ऑफिस है अति संवेदनशील है, वल्नरेबल है। ठीक है, वल्नरेबिलिटी ड्यू टू पार्टीशन पॉलिटिक्स। है ना, तो ये हम लोग का फर्स्ट हेडिंग हो जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग पॉइंट बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में दो एस्पेक्ट है, तो कोशिश करना है कि 5-5 पॉइंट दोनों में हो जाए। यहाँ पे क्यों मतलब ऐसा है कि यहाँ पे वल्नरेबिलिटी किस तरीके से बढ़ती है, या फिर मतलब किस तरीके से मतलब ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज का या पार्टीशन रूल का। एनीवन। सर क्योंकि जो उनको डिसाइड करना उसका टाइम नहीं दिया हुआ, तो इसलिए उनके विवेकाधीन हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्क्रिशन आ जाता है, या फिर विवेकाधीन शक्ति गौर स्पीकर के पास। ठीक है, इसके अलावा कोई और पॉइंट।
एनीवन? सर वर्टिकल बायसनेस। वर्टिकल बायसनेस। और थोड़ा सा, एक मिनट रुकना। एक बार फिर से रिपीट करना पॉइंट अपना। सर पॉलिटिकल बायसनेस। वर्टिकल बायसनेस, ठीक है, इस पॉइंट को एलैबोरेट कर पाओगे? सर वर्टिकल है पॉलिटिकल। ओके ओके, पॉलिटिकल बायसनेस, ठीक है ठीक है। मतलब देखो, ये तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है पॉलिटिकल बायसनेस है। यहाँ पे हम लोग बताना है कैसे, हाउ, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। पॉलिटिकल बायसनेस क्यों आ रहा है? आप ब्रिटेन से कंपेयर करो, ब्रिटेन में क्या है, जो भी स्पीकर सर रहेगा उसको क्या करना होता है, रिजाइन करना होता है ना। ये वहां का क्या है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। लेकिन इंडिया में कुछ, कोई ऐसा कन्वेंशन नहीं है जहां पे स्पीकर को रिजाइन करना पड़े, मतलब वो स्पीकर होने के बाद भी वो किसी एक पार्टी से अफिलिएट करता है, बिलोंग करता है ना। तो जब यहाँ पे पूछा है कैसे, तो हम लोग ये नहीं लिखेंगे, ये तो मतलब क्वेश्चन में ही है। हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, हाउ पे। ठीक है, इसके अलावा कोई और पॉइंट है? इसके अलावा कोई, किसी के पास और पॉइंट है? सर विपक्षी दलों के आरोप लगाना। अ, ठीक है, मतलब इसको बोल सकते हैं, इसी का वो हो जाएगा, इम्पैक्ट हो जाएगा कि मतलब विपक्ष के दल जो है आरोप लगाते हैं इस वजह से। और सर पेंडेंसी भी लिख सकते हैं कि बहुत सारे केसेस अभी पेंडेंसी पड़े हैं, इतना उनका सारा का सारा टेन्यूर खत्म हो जाता, पर लोकसभा अध्यक्ष। डिपेंडेंसी, या फिर बोल सकते हैं कि लैक ऑफ एक्सपर्टीज, या फिर टाइम, ये सब भी बोल सकते हैं, है ना। और मतलब बायसनेस तो है ही, लेकिन उसका हम लोग रीजन पे फोकस करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर स्टिल रहता है वो किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, हम लोग सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की भी बात कर सकते हैं, कि जैसे मान लो कोई नया पार्टी आएगा तो हो सकता है वो अपना नया स्पीकर रख ले। ठीक है, इसके अलावा कोई और एस्पेक्ट है? सर जो स्पीकर का ज़्यादा आई मीन रूलिंग पार्टी के साथ ज़्यादा वो करते हैं, मतलब हम्म। पर मतलब वन रूलिंग, हाँ, रूलिंग पार्टी के साथ करते हैं, वही पार्टीशन वाला जो है एस्पेक्ट इसी में ही आ जाएगा, है ना। तो हम लोग का ओवरऑल क्या हो गया, एक तो फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है ना, एक सबसे बड़ा इशू ये है। तो एक दूसरा पॉइंट हम लोग इसको डाल सकते हैं, इस वजह से क्या होता है, डिस्क्रिशन आ जाता है ना। फिर हम डालेंगे क्योंकि यहाँ पे जो स्पीकर होता है उसको रिजाइन नहीं करना होता है, कोई यहाँ पे ऐसा कोई पार्लियामेंट्री कन्वेंशन नहीं है, और यहाँ पे कोई फिक्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, तो यहाँ पे डिस्क्रिशन का क्या होता है, मिसयूज होता है, या फिर वो डायरेक्टेड बाय एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी पार्टी इन गवर्नमेंट। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, पेंडेंसी ऑफ केसेज, लैक ऑफ एक्सपर्टीज है, ये सब चीजें हम लोग इसमें डाल सकते हैं। इससे ओवरऑल क्या होता है कि मतलब जो स्पीकर का ऑफिस का वल्नरेबिलिटी बना रहता है। ठीक है, मतलब वल्नरेबिलिटी किस चीज के लिए है, पार्टीशन पॉलिटिक्स के लिए। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एस्पेक्ट हम लोग का ये हो गया, सेकंड एस्पेक्ट पे हम लोग आते हैं, जो क्या बोलता है, संस्थागत, मतलब क्या संस्थागत बदलाव की क्या जरूरत है ना, क्या क्या बदलाव की जरूरत है एट इंस्टीट्यूशन लेवल। अब देखो यहाँ पे कम से कम यहाँ पे भी हम लोग को मिनिमम 5 पॉइंट तो लिखना ही चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम लोग वहाँ का सबसे पहले तो हम लोग यूके मॉडल ही लिखेंगे, है ना, कि मतलब जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन वहाँ पे फॉलो होता है, कि जो स्पीकर होगा उसको क्या करना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए, जिससे कि एक उसके अंदर उसके ऊपर ट्रस्ट बना रहे, अपोजिशन पार्टी का भी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? न्यूट्रल अप्रोच उनकी।
मतलब स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लेते हैं, जैसे स्पीकर भी एक स्टेक होल्डर हो गया है ना। तो स्पीकर को क्या करना चाहिए, स्पीकर के हिसाब से सोच लेते हैं, अपोजिशन के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से, या फिर ओवरऑल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लॉज इन सब के हिसाब से। तो देखो स्पीकर को यहाँ पे क्या करना चाहिए कि बिकॉज ही शुड बिहेव लाइक अ न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उसको न्यूट्रलिटी का जो प्रिंसिपल्स है वो अपहोल्ड करना चाहिए, न्यूट्रलिटी हो गया, या फिर ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, मतलब किसी का नॉन पार्टीसन एटीट्यूड होना चाहिए स्पीकर का, बिकॉज ही इज होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, है ना। तो यहाँ पे एक हम मतलब प्रिंसिपल लेवल पे सजेशन देंगे, कि सिद्धांतिक लेवल पर थोड़ा एथिकल सजेशन, कि न्यूट्रल बिहेव करना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन देखो ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अगर इतना ज्यादा डिस्क्रिशन रहेगा, इतना ज्यादा पार्टी इन्फ्लुएंस रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्क्रिशन है उसको क्या करेंगे, उसके लिए प्रॉपर हम लोग एसओपी बना सकते हैं, या फिर हम लोग रूल्स या फिर गाइडलाइंस बना सकते हैं, जिससे कि एक डायरेक्शन रहे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये चीजें करनी होती हैं। ठीक है, और एक जो मतलब एक कोई कमेटी का सजेशन है, जिसमें मतलब ये रोल किसको दिया जाना चाहिए, ईसीआई और प्रेसिडेंट, है ना, जो दल बदल कानून को लेके जो जजमेंट होते हैं, जो मतलब फाइनली मतलब निकालना है या रखना है। ठीक है, वो किसके थ्रू होना चाहिए, प्रेसिडेंट के थ्रू होना चाहिए, और ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। शायद विधि आयोग ने बोला था सर ये। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग विधि आयोग भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सर ये लिख सकते हैं कि जो स्पीकर है उसके लिए एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि उसको इतने हाँ टाइम हाँ, में बहुत बहुत डिसीजन अच्छा पॉइंट देना है। ये वाला पॉइंट है। मैं मिस कर सुप्रीम गया, कोर्ट में मतलब एक जजमेंट को याद है आयुषी तुमको इससे रिलेटेड। वो तो हिला जजमेंट याद है, पर सर उसमें टाइम नहीं दिया था सर। एक मतलब है कीसम करके जजमेंट है, कीसम सिंह जजमेंट है ना, 2020 का जजमेंट है। उसमें बोला है कि एक फिक्स टाइम लिमिट होना चाहिए। ठीक है, तो कीसम जजमेंट को हम लोग यहाँ पे कोट कर सकते हैं। और मतलब वो भी जजमेंट रहेगा कि जुडिशरी का भी रोल होना ही चाहिए, है ना। तो हम लोग किहोतो हुलहान का भी यहाँ कोट करेंगे कि जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो नेसेसिटी, मतलब नेसेसरी, है ना, जहाँ पे लगे कि सही से चीजें फॉलो होने नहीं हो रही है, न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है उसको वायलेट हो रहा है, वहां पे जुडिशियल रिव्यू भी होना चाहिए टाइमली। ठीक है, तो इस जजमेंट को भी हम लोग डाल देंगे वे फॉरवर्ड में, कीसम जजमेंट को भी वे फॉरवर्ड में डाल देंगे, और जो विधि आयोग का जो रिकमेंडेशन है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवाइस से चीजें होनी चाहिए, और डिस्क्रिशन का मिसयूज ना हो, जब तक ये चीजें नहीं इंप्लीमेंट हो रही हैं उसका मिसयूज ना हो, उसके लिए हमारे पास गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या एक रूल्स होना चाहिए। और ऐसा भी होना चाहिए कि जितनी मान लो जितनी पार्टीज हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, सहमति होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब किसी की भी गवर्नमेंट रहे, ऑफिस ऑफ स्पीकर को पॉलिटिसाइज नहीं करना है। तो ओवरऑल इससे क्या होगा, जो हम लोग देखो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, स्पीकर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कंक्लूजन में कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये वाला कीवर्ड आना चाहिए, है ना। मतलब हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि जो स्पीकर का ऑफिस है उसमें एडिक्वेट सेफगार्ड होने चाहिए, जिससे कि हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को अपहोल्ड कर पाए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हमको दोनों के ही प्रिंसिपल को अपहोल्ड करना है, मतलब सेफगार्ड चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जिससे कि हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के वैल्यूज को या प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड कर पाए। इसके अलावा किसी और का कुछ अच्छा कंक्लूजन है? या कोई यूनिक वे फॉरवर्ड किसी के पास है? देखो हमेशा मतलब जो यूनिक वे फॉरवर्ड होता है ना, हमेशा उसको एज रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपका खुद का जो इनोवेटिव थॉट है
उसको दिखाने का स्कोप होता है। बाकी जगह क्या है, कॉजेज इम्पैक्ट लगभग सब वही लिखते हैं। लेकिन इनोवेशन यही आपका एरिया है, इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, वहां पे इनोवेशन का स्कोप सबसे ज्यादा रहता है। कि वहां पे आप चीजें अलग अलग जो पढ़े हो, न्यूज से पढ़े हो या फिर कुछ अच्छे मटेरियल से पढ़े हो, तो आप अपने अच्छे या फिर खुद से आपका कुछ अच्छा सजेशन है तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, है ना। तो हमेशा हमको यूनिक सजेशन पे फोकस करना है, यूनिक या फिर कोई कमेटी या फिर कोई अच्छा रिकमेंडेशन हो, जिससे कि आपका वे फॉरवर्ड थोड़ा अलग लगे बाकी लोग से। जनरिक वे फॉरवर्ड पे बहुत ध्यान नहीं देना है, वो मतलब आप कभी भी लिखोगे, थोड़ा सा आंसर राइटिंग कर लोगे, जनरिक वे फॉरवर्ड ऑटोमेटिक आ जाता है। जब भी आप वे फॉरवर्ड प्रिपेयर करो, यूनिक वे फॉरवर्ड प्रिपेयर करो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इज द राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट? पहले तो यही पूछ रहा है, क्या राइट टू वोट फंडामेंटल राइट है कि नहीं है। डिस्कस द पोजीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया while अंडरटेकिंग द रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। अभी देखो, ये भी ज्यादातर क्वेश्चन आपको दिखेगा ना कुछ करंट कॉन्टेक्स्ट है। स्पीकर वाला भी इशू आपको दिखा होगा, करंट कॉन्टेक्स्ट है, महाराष्ट्र कर्नाटक एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, SIR अभी चल रहा था, यूपी में चल रहा था, बंगाल में चल रहा था, आई थिंक अराउंड 13 स्टेट्स में SIR हो रहा था, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपको करंट कॉन्टेक्स्ट से पूछा गया है। तो पहला एस्पेक्ट क्या पूछ रहा है, क्या मताधिकार एक मौलिक अधिकार में आता है। दूसरा, निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण करते हुए भारत के निर्वाचन आयोग की परिस्थिति की विवेचना कीजिए। ठीक है, कि उनका पोजीशन क्या है, उसका हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। क्या निर्वाचकों की नागरिकता के प्रश्न का भी परीक्षण कर सकता है। तो क्या जो इलेक्शन कमीशन है, कैन इट ऑल्सो एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ वोटर्स। इलेक्शन कमीशन क्या सिटीजनशिप वोटर को एग्जामिन कर सकता है कि नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन ये है। तो टोटल इस क्वेश्चन में 3 एस्पेक्ट पूछ रहा है ना, कि इज दिस अ फंडामेंटल राइट। दूसरा क्या है कि जो पुनरीक्षण हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, उसमें हम लोग को थोड़ा सा एनालाइज करना है ना, प्रोज कॉन्स क्या हो सकते हैं इसके। थर्ड वाला एस्पेक्ट क्या पूछ रहा है, क्या सिटीजनशिप को एग्जामिन कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये 3 एस्पेक्ट हैं इस क्वेश्चन के। इंट्रोडक्शन हो गया हम लोग का, फिर हम लोग स्ट्रक्चरिंग देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या रहना चाहिए यहाँ पे, एनीवन। किसी को याद है किस जजमेंट में फ्री और फेयर इलेक्शन को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट रखा गया है। इंदिरा इंदिरा नेहरू बनाम भारत संघ हाँ, तो 97। इंदिरा गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। तो हम लोग इसी से ही शुरू कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग किस आर्टिकल में मिलता है हमको राइट टू वोट, आर्टिकल। 326। ठीक है, आर्टिकल 326 की बात कर सकते हैं। तो मतलब ये दोनों से आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। मतलब थोड़ा आप इंपॉर्टेंस दिखा दिए कि जो राइट टू वोट है, इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक फीचर। सॉरी, राइट टू वोट नहीं, यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। राइट टू वोट नहीं है और बेसिक फीचर का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द पार्ट ऑफ बेसिक फीचर, है ना। तो ये हमको किस जजमेंट में दिखा था, इंदिरा गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। और फिर आप आर्टिकल 326 प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू वोट, है ना। अब ये वाला चाहो तो आप बचा के रखो, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि मौलिक अधिकार है कि नहीं है, तो वहां पे भी आपको लिखना पड़ेगा, तो रिपीटेशन ना हो। तो मेरे हिसाब से बेटर क्या है, बस आप इस जजमेंट से शुरू कर लो अपना अपना इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रक्चरिंग पे आते हैं कि इस क्वेश्चन का हेडिंग क्या होगा। हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। हेडिंग 1 यहाँ पे क्या बनेगा। मताधिकार क्या एक मौलिक अधिकार है। हाँ, है ना। तो हम लोग का फर्स्ट हेडिंग मान लो यही बन गया कि क्या मताधिकार एक मौलिक अधिकार है। दूसरा हेडिंग क्या बनेगा। निर्वाचन नामावली हम्म। का पुनरीक्षण करते हुए निर्वाचन आयोग की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मतलब ओवरऑल परिस्थिति या फिर पोजीशन, डिटेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे बाद में।
जो इलेक्शन कमीशन का पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू SIR, है ना, या फिर रिवीजन को लेके। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा दोनों साइड देखेंगे, ऐसा नहीं बस एक साइड देखेंगे, है ना, कि जरूरत क्यों है और फिर इससे रिलेटेड इश्यूज क्या हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग चाहो तो यहाँ पे, क्योंकि हेडिंग यहाँ पे हम लोग इश्यूज देखेंगे तो हमको इसको सजेशन भी देना होगा कि वे फॉरवर्ड इसमें क्या हो सकता है। जैसे ऑब्जेक्शन का ऑप्शन होना चाहिए, है ना। ऑब्जेक्शन मतलब टाइमली, मतलब आप उसको देखो कौन ऑब्जेक्ट कर रहा है। अभी जैसे आप 2-3 दिन पहले देखोगे, हिंदू में आर्टिकल आया था जिसमें मतलब द हिंदू का कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग था, जिसमें मतलब देखा गया था कि बहुत सारे मतलब इलेक्शन कमीशन क्या है कि वो रिकमेंड कर रहा है वोटर्स का एलिमिनेशन, है ना। उसमें क्या हो रहा है कि बहुत लोगों का ऐसा निकल गया है कि वो लोग सही से, उनको आइडिया नहीं है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, या फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन ही नहीं किया, फिर बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, उसका टाइमली रिजोल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उस एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे कि टाइमली रेजोल्यूशन हो, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो, है ना। ऑब्जेक्शन के लिए मतलब अगर कोई मल्टीपल ऑब्जेक्शन कर रहा है तो उसको प्रॉपर देखा जाए, वेरीफाई किया जाए डाटा, लोगों को अवेयरनेस किया जाए कि मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कि आप चीजों को सही से फिल करो। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सुझाव पे भी बात करेंगे इस वाले एस्पेक्ट में। ठीक है, फिर थर्ड वाला एस्पेक्ट क्या पूछ रहा है, क्योंकि देखो ये 10 मार्कर है, बहुत डिटेलिंग तो नहीं करेंगे लेकिन फटाफट इसको कवर करेंगे, फिर पोजीशन, फिर थर्ड वाला कि सिटीजनशिप ऑफ वोटर्स डिसाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। नागरिकता पुनरीक्षण। ठीक है, अब इस पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, जो भी अपना ओपिनियन है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कर सकते हैं तो इस तरीके से लिख दो, अगर नहीं कर सकते या फिर अगर आपको दोनों सिचुएशन लग रहा है तो उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बट हमारा मेजर 3 हेडिंग यही रहेगा, क्या मताधिकार एक मौलिक अधिकार है, पहला। दूसरा, इलेक्शन कमीशन का जो पोजीशन है रिवीजन को लेके। तीसरा, नागरिकता का क्या इलेक्शन कमीशन निरीक्षण कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग फर्स्ट वाले एस्पेक्ट पे आते हैं कि जो वोटिंग राइट है, क्या वो फंडामेंटल राइट का पार्ट है। ये हम लोग का फर्स्ट हेडिंग हो गया। अब देखो 3 एस्पेक्ट है क्वेश्चन में, तो हम लोग बहुत ज्यादा पॉइंट तो नहीं लिखेंगे, वैसे इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट है भी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट पूछा है कि नहीं है, तो सीधा इसका आंसर रहेगा हाँ या नहीं, है ना। तो वोटिंग तो हम लोग को पता है कि इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, जबकि हमको ये पता है कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसने क्या रिकमेंड किया था कि वोटिंग राइट क्या होना चाहिए, मतलब इसको ड्यूटी में भी डालो, ड्यूटी टू वोट, है ना। और जो राइट टू वोट है वो क्या है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, फंडामेंटल राइट नहीं है। हम लोग आर्टिकल 326 की यहाँ पे बात भी कर लेंगे, इसीलिए मैं इसको इंट्रोडक्शन में नहीं लिखना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे फिर अगर वहां लिख लेंगे तो यहाँ पे फिर नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो इस पॉइंट में कोई सब्सटेंसिएशन नहीं रहेगा, तो बेटर है कि हम वहां किसी और चीज से शुरू कर दें। ठीक है, और हम लोग का जो RP एक्ट है वो इसको क्या देता है, इफेक्ट देता है ना, कि मतलब राइट टू वोट, जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए RP एक्ट बना है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया वोटिंग के बारे में। पहले यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, हम लोग का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हम बोल देंगे कि इट वाज रिकमेंडेड बाय स्वरण सिंह कमेटी बट इट वाज नॉट इवन नॉट केप्ट इन फंडामेंटल ड्यूटी। थर्ड, फिर हम लोग बता देंगे राइट टू वोट इज अ ओनली ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है ना, प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 326। ठीक है, फिर इसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमने अलग से एक एक्ट बनाया, RP एक्ट 1951। सर, हम्म। कुलदीप नायर केस 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक वैधानिक राइट RP एक्ट 1951 के तहत, इसको मतलब अच्छा वैधानिक बोला है, हाँ तो ये भी कर सकते हैं, है ना। मतलब हाँ स्टैट्यूटरी हाँ। राइट सर जो भी। समझ गया। ठीक है, तो इसको वैधानिक मतलब इस एक्ट के अंदर इसको स्टैचुरी राइट भी बोला है। तो मतलब ज्यादातर स्टैचुरी आ ही जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैचुरी राइट, ठीक है, या फिर लीगल राइट बोल सकते हैं। ओके, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ओके,
तो अब हम लोग सेकेंड एस्पेक्ट पे आते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट क्वेश्चन क्या था? पोजीशन, जो SIR वाला एस्पेक्ट चल रहा है, पोजीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑन द रिवीजन, इलेक्टोरल रिवीजन। हम लोग यहाँ पे SIR वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में SIR वर्ड नहीं लिखा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे? इलेक्टोरल रिवीजन बाय ECI। ठीक है, एक साइड हम लोग दिखा देंगे नीड क्या है, दूसरे साइड दिखा देंगे इशूज क्या है, फिर एक हम लोग दिखा देंगे कि सजेशन क्या है। ठीक है, नीड क्या है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ऑफ इंडिया का काम क्या है? इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना। तो अगर अगर मान लो रेगुलर टाइम पर रिवीजन नहीं होगा, टाइमली रिवीजन नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर होगा। मतलब बहुत लोग का जो वोटर ID रहेगा मल्टीपल स्टेट्स में है। सर ये हेडिंग में भी 3 टाइप की सब हेडिंग बना सकते हैं, ऐसा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि 10 मार्कर है तो स्पेस आपके पास उतना नहीं रहेगा, तो तो इसको इतने सर अब ऐसे ही। 3 टाइप से पूछा है, तो इसमें फिर तीनों में कितने कितने पॉइंट्स जनरेट बस करने यहाँ पे चाहिए? कीवर्ड आपको लिखना है। जैसे नीड क्यों है, आपने बोल दिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना। टाइमली रिवीजन रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर अवॉइड होता है इससे। ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड आता है इससे, अगर आप मतलब इंप्लीमेंट कर रहे हो टाइमली। ये हमने नीड में डाल दिया कीवर्ड से, चार मतलब 3-4 कीवर्ड यहाँ पे लिखे, वैसे 4 कीवर्ड मैंने लिखा है। ये हमारे 4 छोटे छोटे पॉइंट हो गए, है ना। हम्म। अब यहाँ पे इशूज में क्या दिख रहा है अभी हम लोग को? इशूज में क्या दिख रहा है कि मतलब बहुत फास्ट इसको कराया जा रहा है, जिससे क्या हो सकता है मिस्टेक के चांस ज्यादा हैं, है ना। जो द हिंदू का आर्टिकल था उसमें मतलब यही बोला था कि जैसे इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि इसको टाइमली कराना है ना। लेकिन टाइमली का मतलब ये नहीं होता कि बहुत जल्दी में कराना है। आपको एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में कराना है, मान लो 10-15 ईयर्स, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक ही साल में सब करा लिए। उसको मतलब फेज वाइज करो, ग्रेजुअली करो, जिससे कि प्रॉपर ऑब्जेक्शन का टाइम मिले लोगों को, और कोई ऐसा ना हो कि मतलब किसी डॉक्यूमेंटेशन मिस्टेक से या फिर किसी और मिस्टेक से मतलब वो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सक्लूजन एरर, है ना, कि बहुत लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक्सक्लूजन एक एरर दिख रहा है। स्टेट से दूसरे स्टेट हाँ बताइए। माइग्रेट कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा डॉक्यूमेंट, हाँ, जैसे कुछ लोग एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट माइग्रेट करते हैं, तो उनको भी थोड़ा डॉक्यूमेंट हाँ में हाँ, थोड़ा टाइम चाहिए होता है। माइग्रेशन हो गया, पीपुल डजंट हैव लैक, मतलब दे आर हैविंग लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। तो ये भी इशूज है कि लोगों को पता ही नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे सबमिट करना है। तो बहुत लोग इस वजह से भी नहीं सबमिट कर पा रहे हैं। तो हम लोग 2-3 मेजर इशूज दिखाएंगे, फिर सजेशन लिख देंगे। सजेशन में बस हम लोग यही लिखेंगे कि फास्ट बहुत ना हो, इसको मतलब टाइमली करो, लेकिन इसको मतलब टाइमली करना है। टाइमली मतलब फ्रीक्वेंट इंटरवल पे रिवीजन होना चाहिए, जिससे कि हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर को अवॉइड कर पाए। लेकिन सफिशियंट टाइम देना चाहिए इवन वोटर्स को टू फाइल ऑब्जेक्शन। अगर मान लो किसी का वोटर लिस्ट से बाहर हो रहा है ना, तो जो आपका ऑब्जेक्शन का यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए। और जो आपके BLO होते हैं, है ना, इन सबको भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि वहाँ पे जो विलेजर्स हैं या फिर जो मतलब सिटीजन्स हैं, उनको एक मतलब बताया जाए कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, जो जो चीजें उनको नहीं पता उसके बारे में अवेयरनेस फैलाया जाए। ठीक है, या फिर इनके थ्रू ऑब्जेक्शन फाइल करवाया जाए। ठीक है, तो हम लोग को ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को भी स्ट्रेंथन करना होगा, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करना होगा, वोटर अवेयरनेस भी जरूरी है डॉक्यूमेंटेशन को लेके। और यहाँ पे टाइमली हो, लेकिन सफिशियंट टाइम लेके करना चाहिए। बहुत स्पीड में करेंगे, बहुत फास्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे मिस्टेक के चांस ज्यादा हैं। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन का सेकेंड एस्पेक्ट, है ना। अब हम लोग आते हैं थर्ड एस्पेक्ट पे। थर्ड एस्पेक्ट क्या बोलता है? नागरिकता परीक्षण, मतलब क्या ECI कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये हम लोग का थर्ड एस्पेक्ट है। ठीक है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एग्जामिन कर सकता है सिटीजनशिप? अब यहाँ पे देखो, मतलब इसको भी थोड़ा सा आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो
कि मतलब लिमिटेड सिचुएशन में कर सकता है, कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कन्वीनियंस के लिए, कि मतलब वो चेक कर लिया कि हाँ आप इंडियंस ही हो, ठीक है। बट इट डजेंट मीन कि वो यहाँ पे अगर मान लो फाइनली अगर डिस्प्यूट होता है तो आपको मतलब यहाँ पे फाइनल डिसीजन ईसीआई का नहीं रहेगा, अगर मान लो किसी का लग रहा है कि वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं है, ठीक है। इसमें किसी का कुछ पॉइंट है? हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट का एडीआर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2026 का जजमेंट, उसमें बोला है कि जो नागरिकता का जो निर्धारण है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, बल्कि नागरिक इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, बल्कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसके अकॉर्डिंग होगा। यही वाला पॉइंट मैं यहाँ लिख दिया हूँ, है ना, कि मतलब जो सिटीजनशिप जो सिटीजनशिप का फाइनली यहाँ पे जो मैकेनिज्म बना होगा उसके थ्रू किसी की नागरिकता मतलब हम लोग देखेंगे, है ना, रेदर देन ईसीआई के थ्रू। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए मे भी हो सकता है वो मतलब ईसीआई चेक कर ले, ठीक है। बट वो डिसाइड नहीं करेगा कौन इंडियन सिटीजन है कौन नहीं है। अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो वो जो मैकेनिज्म सिटीजनशिप एक्ट के अंदर बना हुआ है उसके थ्रू होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हेडिंग ही हम नहीं, क्या चीज, हेडिंग 3 थी ना वो। यहाँ पे मतलब हम लोग ऐसे कर सकते हैं, हेडिंग फ्री हम लोग का यही रहेगा कि एग्जामिन कर सकते हैं नहीं कर सकता है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लिमिटेड लेवल पे, है ना। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि द एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म क्या है, तो उस पे हम लोग बता देंगे सिटीजनशिप एक्ट है उसके अंदर होता है। फाइनल सिटीजनशिप मतलब कौन किस कंट्री का है उसके थ्रू डिसाइड होगा। मतलब अच्छा। यहाँ पे वो क्या कर सकता है, लिमिटेड चेक कर सकता है, मतलब कि कुछ अगर एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है बस वो वेरीफाई करने के लिए देख लिया, है ना, अगर उससे उसका काम आसान हो जा रहा है, रेदर देन वो डिसाइड करेगा कि आप इंडियन हो कि नहीं हो। उसका फाइनल डिसीजन अगर कुछ डिस्प्यूट है वो होगा आपका सीए एक्ट के अंदर, सिटीजनशिप एक्ट के अंदर। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे भी ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करके आप आराम से लिख सकते हो, क्योंकि देखो ये 15 मार्कर है नहीं तो बहुत स्पेस आपके पास रहेगा नहीं। इंट्रोडक्शन, फिर ये आप कवर करोगे, फिर हेडिंग 1 आएगा, यहाँ पे भी वे फॉरवर्ड फिर रहेगा। जो हेडिंग 2 है, जैसे आपने हम्म, अभी किया है 3 पार्ट्स में करके, हाँ हम भी तो हम्म। कर सकते हैं ना, या नहीं कि सब हेडिंग के नीचे एक उसके बाद ही आनी चाहिए सब हेडिंग, जैसे 3 हाँ पार्ट्स हाँ में करके डिवाइड, ऐसे भी बिल्कुल। कर अब सकते हैं। इसको मतलब हम लोग इस तरीके से भी सब हेडिंग बना सकते थे, लेकिन अगर ये 15 मार्क का होता तो हम लोग प्रॉपर इसको दिखाते कि हाँ, रिवीजन को लेके इश्यूज सब क्या है। हेडिंग के नीचे सब हाँ हेडिंग। वैसे करते, लेकिन यहाँ पे बहुत मतलब मेरे हिसाब से इतना ही जगह आपको मिलेगा इस पार्ट को एड्रेस करने के लिए, तो बेटर है कि हाँ इसको वर्टिकल आप पॉइंटर बनाओ, हाँ वही। ठीक है। तो उसमें क्या, उसमें होगा क्या कि आप कीवर्ड यूज करोगे और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आप जनरेट कर पाओगे आराम से, आप 3 से 4 पॉइंट हर एस्पेक्ट में लिख पाओगे, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक लाइन स्टार्ट किए तो फिर उसमें आप दोबारा दूसरा कोई पॉइंट ऐड नहीं कर सकते, आपको जब दूसरा पॉइंट शुरू करना है लाइन चेंज करना होगा, ठीक है। तो जहाँ हम्म, इसको बोलते हैं स्पेस मैनेजमेंट, तो जहां जहां जरूरत पड़े हम लोग को वर्टिकल भी लिखना है, टेबल बनाना है ना, हर जगह, मतलब ऐसा नहीं हाँ, हॉरिजॉन्टली ही। और और हाँ एक क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो जा रही है उससे। हाँ हाँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया जो रिवीजन हो रहा है या फिर सिटीजनशिप इन सब को लेके जो भी इशू हो उसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो हो, अपील मैकेनिज्म हो या फिर ऑब्जेक्शन मैकेनिज्म हो, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया हो, वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से हो, ह्यूमन ओवरसाइट हो, ट्रेनिंग हो, लोगों को अवेयरनेस हो किस कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन हो रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं इलेक्टोरल ऑफिसर्स है बीएलओ वगैरह हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो, उनको भी मतलब एक सेंसिटाइज किया जाए कि लोगों को अवेयर करें। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ह्यूमन एक वो भी होना चाहिए, मतलब ह्यूमन ओवरसाइट या फिर ह्यूमन, एक तरीके से हम लोग इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो देखो कई बार क्या होता है, कई लोग मतलब डॉक्यूमेंटेशन उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं या फिर रिपोर्ट फिल नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे हम लोग ह्यूमन की जगह ये वाला वर्ड मैं बोल रहा था कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की भी बात कर सकते हैं, कि कुछ लोग को आइडेंटिफाई करो विलेज में या फिर अर्बन एरियाज में, है ना, कि जो लोग थोड़ा सा एजुकेटेड हैं वो लोग बाकी लोग का हेल्प करें, तो एज ए वॉलंटियर, वॉलंटियर। हाँ वॉलंटियर आइडेंटिफाई करो, हम्म। ठीक है। तो ये हम लोग के कुछ यूनिक सजेशन हो सकते हैं, राइट। फिर वो हाँ उससे टेक्नोलॉजी सर का भी एकदम इस्तेमाल थोड़ा। करके वो टेक्नोक्रेसी को भी तो बढ़ावा दिया जा सकता है। डेमोक्रेसी को, टेक्नोक्रेसी।
टेक्नोक्रेसी, हाँ हाँ हाँ, टेक्नोलॉजी का भी यूज करना है। टेक्नोलॉजी के साथ बस वही दिक्कत है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट करना है, लेकिन वहां पे हम लोग को डिजिटल डिवाइड या सब ये सब जो टेक्नोलॉजिकल बैरियर है उसके बारे में भी फिर बताना होगा। ठीक है, राइट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन होता है इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। हर बार एक क्वेश्चन, अब ये अल्टरनेट डे पे, अल्टरनेट ईयर पे लगभग यूपीएससी पूछता ही है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। डू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक एनसीएससी एंड एनसीएसटी possess adequate enforcement powers to secure substantive social equality? ठीक है, सजेस्ट मेजर्स टू इनहांस देयर इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस। अब ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बस वही पूछ रहा है कि किस तरीके से वो इक्वलिटी या फिर सोशल इक्वलिटी किस तरीके से लाने की कोशिश कर रहा है, और क्या क्या सुझाव इसमें हो सकते हैं। इसमें हम लोग बस आयुषी का आंसर ही देख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है एनसीएससी और एनसीएसटी, है ना। तो आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे जैसे 89th अमेंडमेंट की बात कर लो। ठीक है, आर्टिकल जो रिक्वायर्ड रिलेवेंट आर्टिकल है उसको आप यूज कर लो यहाँ पे। ठीक है, 338 को ही बाद में ऐड किया गया 338A, जिससे एनसीएसटी का और एनसीएसटी को बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे चुनौतियां, सीमाएं, फिर यहाँ पे आपका आ गया कैसे इसको और हम इफेक्टिव बना सकते हैं, सेकेंड एआरसी का कुछ रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ कुछ है, दिलीप सिंह भूटिया समिति के अनुरूप सशक्तिकरण वंचित वर्गों का। ठीक है, कुछ आर्टिकल भी यहाँ पे यूज है। तो इसमें देखो थोड़ा सा मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, पॉइंट थोड़ा स्पेसिफिक बनाने होंगे, बट ज्यादातर पॉइंट आप मतलब जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, स्टेचुरी बॉडी हैं, एक फ्रेमवर्क बना लो, जिससे कि मैक्सिमम पॉइंट सेम पैटर्न पे हो, और दो चार पॉइंट, दो चार एग्जांपल स्पेसिफिक हो उस पर्टिकुलर बॉडी के हिसाब से। ठीक है, जैसे अब देखो मान लो ये वाला चीज बना हुआ है, तो ये लगभग आप कहीं पे भी बना सकते हो कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष, फिर यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, ये हो गया आपका, है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा दिखा सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने टेस्ट में रखा था, है ना, तो इसको भी थोड़ा शॉर्ट में ही करेंगे। डिस्कस द पोजीशन ऑफ गवर्नर इन फेडरल पॉलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज पावर while गिविंग assent टू द बिल। आई थिंक ये टेस्ट 1 में ही मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। ओके, बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज ही बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल हिज फंक्शन। ठीक है, क्योंकि जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नर केस था, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आई थिंक टेस्ट 1 में ये वाला क्वेश्चन डाला था, तो लगभग सेम क्वेश्चन ही है। ठीक है, थोड़ा हाँ बस सर, लैंग्वेज सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन था उसमें। हम्म, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन था सर, हाँ उसमें। हाँ ये हाँ हाँ, वही। तो इसको हम लोग डिटेल में बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, बस एक बार स्ट्रक्चरिंग देख लेते हैं, क्योंकि कंटेंट जो उतना जितना हमने उसमें देखा था लगभग वही रहेगा। तो यहाँ पे पहला एस्पेक्ट क्या पूछ रहा है, पोजीशन क्या है गवर्नर का फेडरल पॉलिटी में, है ना। तो हम लोग जो गवर्नर का रोल होता है, सिग्निफिकेंस है, उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, पहला हेडिंग हम लोग का यहाँ पे क्या रहेगा, पोजीशन ऑफ गवर्नर इन फेडरल पॉलिटी, है ना। पूरा आपको लिखना है, पोजीशन ऑफ गवर्नर इन फेडरल पॉलिटी, इतना बड़ा हेडिंग होना चाहिए, ना कि बस पोजीशन। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्योंकि हमको टाइम से 10 क्वेश्चन कंप्लीट भी करना है। ठीक है, अब दूसरा हेडिंग इसमें क्या होगा, आप लोग बताओ। है ना, तो यहाँ पे मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है, असेंट टू द बिल, है ना। लेकिन हम लोग जब यहाँ पे लिखेंगे तो उसकी शक्ति की प्रकृति की बात करेंगे, नेचर ऑफ हिज पावर। ठीक है, पहला हम लोग का हो गया पोजीशन ऑफ गवर्नर फेडरल पॉलिटी में, गवर्नर का रोल क्या होता है। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जब शक्ति की प्रकृति की बात करेंगे तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, मतलब आर्टिकल 200 की बात करेंगे। वो असेंट दे सकता है बिल को, या फिर रिजर्व कर सकता है ना, या फिर रिकंसीडर के लिए भेज सकता है। ठीक है, या फिर रिजेक्ट कर सकता है, या फिर वीटो कर सकता है। ठीक है, तो इसमें मतलब मेजरली हम लोग को यही वाला एस्पेक्ट डिस्कस करना है, आर्टिकल 200 के बारे में।
अब यहाँ पे थर्ड एस्पेक्ट क्या पूछ रहा है, इज ही बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल हिज फंक्शंस। ठीक है, हेडिंग 3 हम लोग का वही है कि क्या हमेशा वो बाउंड होता है कि नहीं बाउंड होता है। एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको दो पार्ट में कर सकते हैं कि मतलब कहाँ कहाँ पे बाउंडेड होता है और कहाँ कहाँ पे डिस्क्रिशन होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीजें? है ना, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके अलावा किसी का कुछ और हेडिंग बन रहा है यहाँ पे? एनीवन? देखो ये क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझो, है ना, तब एक हेडिंग यहाँ पे हम लोग और डाल सकते हैं, क्योंकि 15 मार्कर है, मतलब आपके पास स्पेस रहेगा अगर आप सही से यूज करोगे स्पेस तो। क्योंकि यहाँ पे स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नर केस है ना, तो मतलब असेंट ऑफ बिल टाइमली नहीं दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट वही इशू है कि गवर्नर बिल टाइमली पास नहीं हो रहा है। तो एक हेडिंग हम लोग यहाँ पे और रख सकते हैं, जो यहाँ पे डिस्क्रिशन पावर है उसका मिसयूज मिनिमाइज कैसे करें, मिनिमाइजिंग द मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशन पावर, जिसमें सरकारिया कमेटी और भी बहुत सारी कमेटी हैं, उन सबका सजेशन हम लोग को यहाँ पे लिखना है। सरकारिया कमेटी, पुंची कमेटी। ठीक है, मतलब सुझाव देना है। या फिर रिसेंट जो अभी तमिलनाडु वाला जजमेंट था उसमें क्या बोला गया था कि 3 मंथ टाइम लिमिट होना चाहिए, है ना। या फिर ये बोला था कि जो अगर स्पीकर इनएक्शन है तो एक जेन्युइन ग्राउंड होना चाहिए, मतलब एक ऑब्जेक्टिव रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना किसी रीजन या फिर बिना किसी ऑब्जेक्टिविटी के उस बिल को पेंडिंग कर रखे हैं। ठीक है, जो हमारे गवर्नर होते हैं वो क्या होने चाहिए, एपॉलिटिकल होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन है सरकारी पंची कमीशन के, उसको भी आपको लिखना है। तो हमको कुछ एपॉलिटिकल बनाने पे लिखना है, कुछ हमको लिखना है कैसे बिल जो डिस्क्रिप्शन है उसको बेटर यूज हो, गाइडलाइंस हो, एसओपी हो। ठीक है, जहां पे भी डिस्क्रिप्शन की बात हो तो हम लोग ये सब सजेशन डाल सकते हैं, कोडिफाई करो या फिर उसको लेके गाइडलाइंस बनाओ। राइट, और पोजीशन यही रहता है कि मतलब ही इज एक्टिंग एज अ फेडरल लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। है ना, वो क्या होता है, जैसे आप सेंटर में देखोगे कौन होता है हेड, प्रेसिडेंट होता है। ऐसे स्टेट लेवल पे कौन हेड होता है, गवर्नर हेड होता है। इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है। ठीक है, गवर्नेंस जो स्टेट लेवल में गवर्नेंस चलती है वो गवर्नर के नाम में चलती है, इन द नेम ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो ये हम लोग के हो गए यहाँ पे पोजीशन ऑफ गवर्नर। अब यहाँ पे नेचर जब बात करेंगे तो वही आर्टिकल 200 की बात करेंगे कि किस तरीके से वो असेंट दे सकता है, रोक सकता है या रिजेक्ट कर सकता है या फिर रिकंसीडर कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हो तो आप हाईलाइट कर सकते हैं इशू, जिससे कि हम लोग यहाँ पे सुझाव लिख पाए कि, लेकिन आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या लिखोगे इशूज में कि रिसेंटली हम लोगों ने देखा है बहुत सारे इंस्टांसेज में गवर्नर ने इस पावर का मिसयूज किया है ना, दिस विच मेकिंग द गवर्नर एज एजेंट ऑफ सेंटर। ठीक है, या फिर पार्टीशन एटीट्यूड ऑफ गवर्नर इज विजिबल व्हाइल गिविंग असेंट टू द बिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो उसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल डाल देंगे, केरला का एग्जाम्पल हो गया, तमिलनाडु का एग्जाम्पल हो गया, पंजाब का एग्जाम्पल हो गया, जो हमने लास्ट वाले टेस्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। थोड़ा सा इशू यहाँ हाईलाइट कर देंगे जिससे कि हम लोग यहाँ सुझाव भी लिख पाए। सुझाव सर सबको एक करके भी लिख सकते हैं ना? यहाँ पे हाँ जो है, नहीं इशू यहाँ पे है तो हेडिंग 4 में इसका सजेशन लिख मतलब सकते हैं ना? सजेशन, हाँ सजेशन एक जगह लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एड एंड एडवाइस वाले में भी जब हम डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे हाँ यहाँ पे भी थोड़ा वही, इशू दिखेगा, है ना, तो हम लोग सजेशन का एक पॉइंट बनाएंगे। हेडिंग 2 और 3 दोनों की जो सजेशन है वो एक साथ लिख सकते हैं ना हेडिंग हाँ 4 हाँ में हाँ, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने डाला ही था, जुडिशियल गवर्नेंस का एक क्वेश्चन मैंने डाला था ना। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन टेस्ट 3 में था, बट ये उसमें एस्पेक्ट नहीं था, पैसिव यूथनेसिया और लिविंग विल, ये वाला चीज उसमें नहीं था।
बट जुडिशियल गवर्नेंस का किस तरीके से मतलब मिसयूज हो रहा है, मतलब गवर्नेंस उसको हमको क्रिटिकली एनालाइज करना था। मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म पे भी हमने बात किया था, जुडिशियल ओवररीच पे भी बात किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको वही एस्पेक्ट पे डिस्कस करना है, एक्टिविज्म और ओवररीच पे, और पहले बताना है कि है क्या जुडिशियल लेजिस्लेशन। ठीक है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव गैप होता है वहां पे हम लोग देखते हैं जुडिशरी का एक्टिव रोल होने लगता है, आइदर थ्रू पीआईएल या फिर अदर मैकेनिज्म जो है उसके थ्रू। ठीक है, तो पहला एस्पेक्ट इस क्वेश्चन का यही है कि जुडिशियल लेजिस्लेशन है क्या। दूसरा क्या पूछ रहा है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द वर्डिक्ट ऑफ अपेक्स कोर्ट अलाउइंग पैसिव यूथनेसिया एंड लिविंग विल। तो अब हमको डिस्कस करना है पैसिव यूथनेसिया और लिविंग विल के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग का हेडिंग 1, फिर हेडिंग 2, है ना। तो पहला हेडिंग में हम लोग किसकी बात करेंगे, जुडिशियल लेजिस्लेशन की। न्यायिक विधायन, ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट हेडिंग हो जाएगा। अब देखो ये 250 वर्ड में है, मतलब अब हम लोग को आइडिया नहीं है कि इसमें भी हो सकता है कि 7.5 मार्क्स इस पे हो, 7.5 मार्क्स इस वाले एस्पेक्ट पे हो। ठीक है, अगर मान लो 7.5 मार्क्स इस पे होंगे तो कम से कम हमको इस पे 1 and 1.25 पेज तो मिनिमम लिखना चाहिए, या फिर 1.5 पेज लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमको बस ये नहीं मानना है कि जुडिशियल लेजिस्लेशन पूछा है तो इंट्रोडक्शन में डिफाइन कर दिए, हो गया हमारा काम। तो फिर सर इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन में हम लोग यहाँ पे पैसिव यूथनेसिया या फिर लिविंग विल की बात कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग ये बता सकते हैं कि जुडिशियल लेजिस्लेशन किस तरीके से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे पूछा नहीं है। हम लोग यहाँ पे वाई वाले एस्पेक्ट को यहाँ टैकल कर सकते हैं कि लेजिस्लेटिव गैप है, एग्जीक्यूटिव गैप है, बहुत सारे लूपहोल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट मतलब सोशियो इकोनॉमिक नेसेसिटी है जहाँ पे लॉज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए वी आर, दैट इज वाई वी आर सीइंग द राइज ऑफ जुडिशियल लेजिस्लेशन। है ना। यस सर। तो ऐसे हमने थोड़ा सा यहाँ बता दिया। अब इसको देखो, कोई चीज कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाना है तो हमको उसको अच्छे से एनालाइज करना होगा, है ना। अगेन यहाँ पे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पहला क्या रहेगा, डिफिनीशन जुडिशियल लेजिस्लेशन को लेके, मतलब इसका नीड क्यों है ना। फिर थर्ड एस्पेक्ट में हम लोग क्या बताएंगे, इशूज क्या है इससे लेके। लेकिन अब देखो ये 15 मार्कर्स है तो हम इसको ए, बी और सी 3 कैटेगरी में रखेंगे, और इसको इसको सब हेडिंग बना देंगे। अब देखो कोई भी आपका एग्जामिनर पढ़ेगा, अगर अब वो आपकी कॉपी पढ़ता है तो हो सकता है वो अब ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाए, जुडिशियल लेजिस्लेशन को, राइट। अगर आप बस इतना लिख के छोड़ दोगे तो हो सकता है बहुत अच्छे से चीजें क्लियर ना हो। और अगर मान लो इसका वेटेज 7.5 मार्क्स है, तो आपको लग रहा है डिफिनीशन लिखने से आपको एग्जामिनर 3 या 3.5 नंबर आपको इस एस्पेक्ट में दे देगा, है ना। तो हमको यहाँ थोड़ा सा इसको अच्छे से एनालाइज करना है, क्योंकि सेकंड पार्ट क्वेश्चन का बहुत छोटा है। मतलब बस वो पूछ रहा है कि पैसिव यूथनेसिया और लिविंग विल के लेके क्या वर्डिक्ट है। ठीक है, डिस्कस करने को बोला है, मतलब यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं बाकी एस्पेक्ट कि मतलब क्या यहाँ पे इसको लेके क्या इसके सिग्निफिकेंस है ना। बट इस एस्पेक्ट को हम लोग 1.5 पेज में आराम से टैकल कर लेंगे। तो कम से कम 1 पेज, 1.25 पेज इस पे हमको देना चाहिए, जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, इसको लेके इश्यूज क्या है, और थोड़ा सा आप चाहो तो सजेशन भी बता दो, या फिर इस पार्ट को आप रोक के रखो, कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड एक अलग से हेडिंग बना लो। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वे फॉरवर्ड बाद में ही लिखेंगे, या फिर उसको एज अ कंक्लूजन में मेंशन कर देंगे, क्योंकि जब भी जुडिशियल लेजिस्लेशन की बात होगी तो जुडिशियल ओवररीच आएगा ही, और जुडिशियल ओवररीच आएगा कंसर्न जहां पे भी जैसे ही आया तो तुरंत हमारा वे फॉरवर्ड रेडी रहना चाहिए, रिस्ट्रेन की बात करना है। ठीक है, और सेकेंड हेडिंग देखो क्या है यहाँ पे, वर्डिक्ट डिस्कस करना है, अपेक्स कोर्ट का जो वर्डिक्ट है पैसिव यूथनेसिया और लिविंग विल को लेके। अपेक्स कोर्ट वर्डिक्ट,
अब देखो ये वाला जो हेडिंग 1 वाला एस्पेक्ट है ये हमने पूरा पूरा डिस्कस किया था। आई थिंक टेस्ट 3 का क्वेश्चन था, जुडिशियल गवर्नेंस टॉपिक था उस टेस्ट में। तो ये वाला एस्पेक्ट हमने उसमें पूरा डिस्कस किया था। नीड, इशू, वे फॉरवर्ड, डेफिनेशन, सब कुछ डिस्कस किया था, है ना। अब बस हमको ये वाला एस्पेक्ट पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, नहीं तो फिर रिपीटेटिव हो जाएगा। पैसिव यूथनेसिया क्या है और लिविंग विल क्या है, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है, इसको हम लोग फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग किसकी बात करेंगे, पैसिव यूथनेसिया की बात, और सेकेंड पार्ट में लिविंग विल की बात करेंगे। ठीक है। अब देखो पैसिव यूथनेसिया लिविंग विल को लेके किसी को आइडिया है, इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है? अरुणा सानवान के 2011 हम्म। पैसिव यूथनेसिया मतलब लिविंग विल को लेके, तब कॉमन कॉज बनाम भारत संघ केस 2018 और रिसेंट का हरीश राणा केस 2026। हम्म। जो नोएडा वाला केस था ना, ये 2020 का था ना आई थिंक। कॉमन कॉज 2018। 2018 का था, ओके। ठीक है। और ये वाला रिसेंट है नोएडा वाला केस जो था ना, जिसमें 10 साल से पेशेंट मतलब कोमा में था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला प्रिंसिपल यूज किया। ठीक है। पैसिव यूथनेसिया के लिए कौन सा जजमेंट है? अरुणा सानवा के 2011। हम्म। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया से। एक्टिव यूथनेसिया क्या है? जहाँ पे मान लो डॉक्टर एक्टिवली इन्वॉल्व है पेशेंट को किल करने में, है ना। लेकिन पैसिव यूथनेसिया क्या है, कोई बताएगा? और जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको हटा दिया जाता है। हाँ, यहाँ पे मतलब धीरे धीरे, मतलब जैसे जो मान लो हम लोग फूड दे रहे हैं या फिर मेडिसिन दे रहे हैं, धीरे धीरे उसका सप्लाई रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट का जजमेंट क्या था, पैसिव यूथनेसिया अलाउ है ना, सो दैट वी कैन रिस्पेक्ट द आर्टिकल 21, है ना, मतलब लाइफ विद डिग्निटी। ओके। लिविंग विल क्या है? यहाँ पे हमको आर्टिकल 21 यूज करना है कहीं ना कहीं, है ना। लिविंग विल को लेके क्या जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का? सर, कोई व्यक्ति अगर जीवित है तो वो बता सकता है कि अगर मेरे साथ किसी परिस्थिति में ऐसा हुआ तो मेरे साथ ये किया जाना चाहिए। और इसी में हम्म। सर मेडिकल टीम जो उसको फर्दर। हम्म। आवाज कट गया आयुषी तुम्हारा। ठीक है, मतलब इसमें यही रहता है कि मतलब जैसे होता क्या है कि मतलब कंपीटेंट पर्सन उसमें अथराइज कर सकते हो कि अगर मान लो मैं अगर कोमा में हूँ या फिर बहुत दिन इस सिचुएशन में रह रहा हूँ, तो एक आप पर्सन को असाइन कर सकते हो कि ही कैन टेक डिसीजन इन माई बिहाफ। क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होगा कि आप डिसीजन मेकिंग करने की कंडीशन में आप नहीं रहोगे, है ना। तो यहाँ पे कंसेंट वाला या फिर डिसीजन मेकिंग का रोल किसी और पर्सन को दे दिया जाता है, और ये आप कंसेंट देते हो, अपने से देते हो। ठीक है। तो जब आप मतलब डिसीजन मेकिंग लेने के कंडीशन में रहते हो, उसी टाइम आप एक कंपिटेंट पर्सन को असाइन कर देते हो कि मान लो अगर मैं कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे मैं डिसीजन ना ले पाऊं, तो वहां पे आप मेरे बिहाफ पे, ये पर्सन उनके बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला हम लोग इस पे डिस्कस कर लिए। अब देखो यहाँ पे क्योंकि डिस्कस वर्ड बोला है, तो थोड़ा सा हम लोग इसके सिग्निफिकेंस में भी एक हेडिंग बना लेंगे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना। तो आप वही बोल दोगे कि पैसिव यूथनेसिया, क्योंकि बहुत सालों से लोग मतलब राइट टू डाई विथ डिग्निटी, है ना, आर्टिकल 21, मतलब जीने का अधिकार है तो मरने का भी अधिकार है विथ डिग्निटी, सम्मान के साथ, है ना। तो आर्टिकल 21 से आप कनेक्ट कर सकते हो। और जब यहाँ पे कंसेंट की बात करते हो तो ये क्या दिखाता है कि मतलब इंडिविजुअल चॉइस की बात करता है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की बात करता है।
सर मुझे पता नहीं है ये इसमें ऐड होगा पॉइंट या नहीं। वो एक जैन धर्म में भी है ना कुछ नेम है, हाँ हाँ संधारा ऐसा हाँ करके, हाँ, वो पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। वो अलग चीज है, मतलब वो ये क्योंकि देखो ये थोड़ा सा। हम्म, मतलब उसको हम लोग यहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो अलग केस हाँ है ना। ये यहाँ पे क्यों हो रहा है, यहाँ पे मेडिकल रीजन की वजह से हो रहा हाँ हाँ है ना। वो एक तरीके का सुसाइड है। हाँ। ठीक है। नहीं मतलब वही पूछ रही थी, नहीं हो पाएगा शायद। हाँ, यहाँ पे मतलब इस कैटेगरी में नहीं आएगा आई थिंक। वो सुप्रीम कोर्ट का एक, उसमें कोर्ट का एक जजमेंट है उसको लेके कुछ, है ना। उसको हम लोग अलग से देखेंगे एक बार। बट यहाँ पे मेडिकल इशू है ये, है ना। तो यहाँ पे हम लोग हाँ देखेंगे कि सिग्निफिकेंस का क्या है, राइट टू डाई विथ डिग्निटी। और यहाँ पे इंडिविजुअल चॉइस, है ना, या फिर ऑटोनॉमी, इसमें मतलब इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, आर्टिकल 21 से कनेक्ट कर देंगे डिग्निटी की बात। ठीक है, ये इसका हम लोग का सिग्निफिकेंस दिख गया। राइट। अब इसमें चाहो तो थोड़ा सा आप चैलेंजेस भी लिख सकते हो, है ना। जब भी क्योंकि डिस्कस आता है ना, तो थोड़ा सा हमको उसको इलेबोरेट करके लिखना होता है। चैलेंजेस कर देंगे यहाँ पे, और वे फॉरवर्ड इकट्ठा लिख देंगे। ठीक है, जुडिशियल लेजिस्लेशन का वे फॉरवर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका हमको वे फॉरवर्ड यहीं करना होगा, क्योंकि ये दोनों थोड़े अलग इशू हैं। यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने में डिफिकल्टी क्या आती है, पैसिव यूथनेसिया या फिर लिविंग विल। जैसे आप देखे होगे, जब आयुष ने ये वाला केस बताया, हरीश राणा वाला केस, आपको ये दिखेगा कि मतलब यहाँ पे कॉमन कॉज में अलाउ किया था, है ना, लिविंग विल। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में आई थिंक मतलब 10 ईयर के बाद इनको सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस मिला कि हाँ आप ये कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डिस्पाइट प्रोविजन के बाद भी मतलब चीजें एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है ना। तो एक यहाँ पे हम लोग सिग्निफिकेंस के बाद एक छोटा सा हेडिंग चैलेंज का भी बना लेंगे, और फिर एक हेडिंग हम लोग बना लेंगे वे फॉरवर्ड, है ना। अब यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग हो रहा है, तो हम लोग ये जो वे फॉरवर्ड वाला पार्ट है इसका यहीं पे ही कवर कर लेंगे, क्योंकि सर दोनों एक एकदम पेज में कर सकते हैं ना, हम्म, 2 पार्ट करके, एक साइड चैलेंज और वे फॉरवर्ड, ऐसा नहीं कर सकते? मतलब यहाँ देखो, क्योंकि जुडिशियल लेजिस्लेशन की बात हो रही है, और यहाँ पे हो रही है एक्टिव पैसिव यूथनेसिया और लिविंग विल की बात हो रही है। दोनों थोड़े से एकदम सेपरेट इशू हैं। रिलेटेड होते ना तो हम लोग वे फॉरवर्ड थोड़ा सा एक जगह कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटर तरीका क्या है कि आप वे फॉरवर्ड यहीं पे ही कर लो। जब आप जुडिशियल लेजिस्लेशन की बात करते हो तो यहीं पे शॉर्ट में रिस्ट्रेन इन सब की बात कर लो। ठीक है, जहाँ पे मतलब यहाँ पे आप स्टेक होल्डर अप्रोच यूज करो, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जैसे जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है उनको भी मतलब टाइमली प्रोएक्टिव लॉज रूल्स को बनाना होगा, टाइमली इंप्लीमेंट करना होगा। जुडिशरी को रिस्ट्रेन करना होगा, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, तो इट इज द बेटर दैट लॉ शुड बी implemented and formulated through parliament and executive। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सजेशन यहाँ पे दे देंगे जुडिशियल लेजिस्लेशन वाले एस्पेक्ट में, और यहाँ पे हम लोग चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लेंगे। राइट। तो यहाँ पे हम लोग एसओपी, मेडिकल एथिकल गाइडलाइंस ऐसा करके, मतलब इन्फॉर्म कंसेंट, इंडिपेंडेंट और इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए जो पेशेंट है उनका। ठीक है, सेफ गार्ड्स वगैरह बढ़ा सकते हैं कि उसका कोई मिसयूज ना हो। राइट। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सजेशन डाल दिए और एक दो चैलेंजेस बता दिए, है ना। तो इस क्वेश्चन में देखोगे आप तो हेडिंग बहुत सारा बन रहा है। मतलब पहला वाला एस्पेक्ट पे हमने देखा जुडिशियल लेजिस्लेशन, यहाँ पे हमने 4 एस्पेक्ट में ब्रेक किया, डिफिनीशन, नीड, इशू और सजेशन, है ना। तो अब देखो ये चार मतलब हमको 1.25 या मैक्सिमम 1.5 पेज में इसको कवर करना है। तो बहुत शॉर्ट में करना है। डिफिनीशन मतलब एक पैराग्राफ या फिर 2 शॉर्ट पॉइंट। नीड में हम लोग बस कीवर्ड से लिखेंगे, मतलब 3 से 4 पॉइंट लिखेंगे। इशूज में 3-4 पॉइंट, फिर 3-4 पॉइंट सजेशन में, और ये वन लाइनर टाइप होंगे। राइट। फिर हम लोग इस वाले पे आ जाएंगे, अपेक्स कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है, पैसिव यूथनेसिया को लेके, लिविंग विल को लेके, है ना। फिर यहाँ पे हम लोग सब सिग्निफिकेंस बताएंगे, और 2-3 सिग्निफिकेंस, 2-3 मेजर चैलेंजेस, फिर सुझाव, फिर कंक्लूड कर देंगे।
यहां तक चीजें क्लियर हैं सभी को? एक बार आप लोग ये वाला क्वेश्चन रीड करो, बस 1 मिनट में मैं आ गया। हम लोग ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा डिले हो रहा है तो उसको हम लोग पार्ट कवर करते हैं। ये क्वेश्चन भी आई थिंक मैंने लगभग एस्टिमेट वाला तक नहीं हुआ है। हाउ फार हैज द इंडियन फेडरल फ्रेमवर्क सक्सेसफुल accommodating regional and cultural diversity? ठीक है, भारतीय संविधान का कहाँ तक क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने में सफल है? असमान समाज की भूमिका पर प्रकाश डालिए एवं विवाद समाधान के तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के सर लिए। वॉइस ठीक नहीं आ रही है, पहले आ रही थी ना, अब नहीं आ रही। सॉरी सॉरी, अभी आ रही है आवाज सभी को? हाँ हाँ, अब बराबर। पा रही ओके है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि भारतीय संघीय ढांचा कहाँ तक क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने में सफल रहा है ना? असमान संघवाद या फिर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो पहले इसके बारे में बताना है, ठीक है? फिर पूछा है एवं विवाद समाधान के तंत्रों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपायों को सुझाव, मतलब उपायों को सुझाइए, मतलब उपाय मतलब सजेशन पूछा है, ठीक है? यहाँ पे पहले हमको इस पे डिस्कस करना है, फिर असमान संघवाद है क्या, फिर सजेशन। हाउ फार हैज द इंडियन फेडरल फ्रेमवर्क हैज बीन सक्सेसफुल इन accommodating regional and cultural diversities, highlight the role of asymmetric federalism and suggest measures to make dispute resolution mechanisms more effective. Okay, is it clear? तो अब इसमें आप लोग बताओ क्या हेडिंग 1 क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हम लोग एक बार देख लेंगे है ना, अलग से, या फिर अभी बाद इसी भी क्वेश्चन के बीच में ही कर लेंगे। पहले जो क्वेश्चन का बॉडी पार्ट है उस पर आते हैं। हेडिंग 1 क्या बनेगा इसमें, एनीवन? सर, भारतीय संघीय ढांचा क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने में कहाँ तक सक्षम हम्म, है? है ना? तो भारतीय संघीय ढांचा कहाँ तक सफल है, मतलब इंट्रोडक्शन जब हम लोग लिखेंगे ना, थोड़ा ये वर्ड पे फोकस करेंगे, चाहो तो इनबॉक्स भी कर दो, जिससे कि लगे कि भारतीय संघीय ढांचा की ही बात हो रही है। तो कहाँ तक सफल है पहले हम लोग उस पे बात करेंगे, फिर थोड़ा सा इशूज बताएंगे, है ना? इसमें 2 पार्ट रहेगा हम लोग का। पहले पहले पार्ट में हम लोग क्या दिखाएंगे, कैसे वो क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं या फिर रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर रहा है, फिर कहाँ कहाँ पे फेल है या फिर कहाँ क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है? अब इसके बाद हमको वे फॉरवर्ड बताना होता है, तो हम लोग यहाँ पे इश्यूज बता दिए हैं। हेडिंग 2 ऑलरेडी पूछ रहा है कि कैसे विवाद समाधान के तंत्र को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। पहले हम लोग बताएंगे असमान संघवाद क्या है, फिर हेडिंग 3 में हम लोग उपाय बताएंगे, ठीक है?
विवाद समाधान के उपाय, ये हम लोग का हेडिंग रहेगा, विवाद समाधान के उपाय। ठीक है, यहाँ पे इसमें कोई किसी को इशू है, मतलब हेडिंग स्ट्रक्चरिंग लेवल पे किसी को इशू है, मतलब हेडिंग इसके अलावा कुछ और हम लोग को रखना चाहिए था? ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हेडिंग यही रहेगा, हम लोग बस इस वाले पार्ट को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। कहाँ तक सफल है में पहले बताएंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं जो रीजनल कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फिर कहाँ कहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, चुनौतियां। ठीक है, फिर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या है। हाँ हाँ बताइए। पूरा लिखना है कैसे रीजनल कल्चरल डाइवर्सिटीज के साथ में, या सिर्फ इतना ही कहाँ तक सफल? नहीं नहीं, इसमें हेडिंग। रीजनल रीजनल कल्चरल डाइवर्सिटी अलग से भी कर सकते हो, इसमें सब पार्ट बना के, लेकिन इसमें चुनौतियां भी बनाना पड़ेगा, तो बेटर है कि एक ही में करके बताओ आप, है ना, नहीं तो ज्यादा हेडिंग बन जाएगी इसमें। उसके साथ ठीक है, मतलब कहाँ तक ऐड करके ना? हाँ हाँ, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो अपने फेडरल स्पिरिट, क्या क्या चीजें हैं जो रीजनल कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब अगर कल्चर के आप अलग अलग एस्पेक्ट को देखोगे, आयाम को देखोगे, कल्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। अगर आपको क्वेश्चन में मल्टीपल पॉइंट जनरेट करना है तो आपको कीवर्ड का एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए, है ना। कल्चर में क्या आ जाता है, लैंग्वेज आ जाता है, कल्चर में क्या और क्या आता है, रिलीजन आता है। ठीक है, कल्चर में आपका थॉट प्रोसेस आता है, बिलीफ आता है, वैल्यू सिस्टम आता है, नॉर्म्स हो गए, सोशल नॉर्म्स हो गए। ठीक है, फूड क्लॉथ्स ये सब चीजें आपकी मतलब उसी में आ जाती हैं। आपके जो कल्चरल सिस्टम है, रिलीजन, ये सब चीजें आपका किसका पार्ट है, कल्चर का पार्ट है। हम्म। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर जो फेडरलिज्म है किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कल्चरल डाइवर्सिटी को। ठीक है, फिर सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, रीजनल डाइवर्सिटी, इस पे भी हम लोग ध्यान देंगे कि नॉर्थ साउथ डाइवर्सिटी क्या है, विद इन स्टेट क्या क्या डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग रीजन की क्या क्या डिमांड है ना। जैसे आप देखोगे ट्राइबल एरिया हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया हो गया, या फिर जैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है जो रीजनल डाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो अब हम लोग पहला वाले एस्पेक्ट पे आते हैं क्वेश्चन के, जो बोल रहा है कि कहाँ तक सफल है। इसको हम लोग दो पार्ट में बनाते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट एस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, किस तरीके से रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटी को वो एकोमोडेट कर रहा है। फिर सेकेंड एस्पेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, चैलेंजेस या चुनौतियां क्या क्या आ रही हैं। ठीक है, तो अपना जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है किस तरीके से रीजनल और कल्चरल स्पिरिट को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसमें क्या क्या पॉइंट हम लोग डाल सकते हैं। एनीवन? कोई बताना चाहेगा इसमें कुछ? जैसे देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस थोड़ा सा किया भी है कि कल्चर का पार्ट क्या है, रीजन का पार्ट क्या है, तो थोड़ा आप उस हिसाब से सोचो, तब आप आराम से पॉइंट जनरेट कर लोगे। ठीक है, जैसे हमने लैंग्वेज की बात किया तो आप लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात कर सकते हो, रीजन में हमने ट्राइबल की बात की तो आप पेसा एक्ट की बात कर दो। ठीक है, या फिर शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 की बात कर दो, या फिर आर्टिकल 370 की बात कर लो। जीआई टैग नहीं आ सकता इसमें? और जीआई टैग मतलब क्वालिटी का हम लोग, इससे अच्छा अच्छा पॉइंट है तो हम लोग उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है फेडरलिज्म की बात कर रहा है ना, मतलब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हाँ के पॉइंट ऑफ हाँ। व्यू सोचना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या क्या चीजें हैं। जैसे आप आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 देखोगे तो क्या है, एक तरीके से मतलब जो माइनॉरिटीज के राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। 25 to 28 क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, थ्री है ना। तो फिफ्टी हाँ, 350 की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, 350 किस इससे लैंग्वेज से रिलेटेड है, आयुषी, हाँ, लैंग्वेज। है ना, तो यहाँ पे 350 आर्टिकल यूज कर सकते हैं, है ना।
फिफ्थ सिक्स शेड्यूल की बात कर सकते हैं, आर्टिकल 370, जो उसमें अलग अलग स्टेट के लिए प्रोविजन है, जैसे ए जी ये सब जे, इस सब को भी आप यूज कर सकते हो। मतलब इस ये आपका कौन सा एस्पेक्ट हो जाएगा, जो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है ना। पेस एक्ट की बात कर सकते हो, या फिर कुछ कुछ आप देखोगे एकॉर्ड साइन हुआ, असम एकॉर्ड हो गया। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन लेकिन बताना है ना, कि मतलब जो हम लोग का स्टेट ऑर्गेनाइज है वो किस बेसिस पे है, लैंग्वेज बेसिस पे है। ठीक है, तो ये हम लोग का रीजनल और कल्चरल एकोमोडेशन दिखा रहा है ये सब चीजें। ठीक है, बहुत सारे आप देखोगे इंस्टीट्यूशन लेवल पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बने हैं, है ना। इवन आप उन सब की भी बात कर सकते हो, जैसे थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट क्या है, एक तरीके से वो रीजनल एस्पिरेशन, थर्ड टीयर या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट बनाए जिससे कि आप रीजनल कल्चरल एस्पिरेशन को भी फुलफिल कर पाओ, है ना। अदरवाइज क्या होगा, अगर बस कल यूनियन गवर्नमेंट रहेगी तो हो सकता है वो नेशनलिस्टिक एस्पिरेशन पे ज्यादा फोकस दे, है ना। बट अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट है, रीजनल गवर्नमेंट है, या थर्ड टीयर में गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी आपको, मतलब रीजनल एस्पिरेशन को भी मीट कर पाती है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन की बात कर सकते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे जीएसटी काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल हो गए, इन सब से भी एक मतलब कोलेबोरेशन होता है बिटवीन स्टेट, है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के डिमांड को एक तरीके से यहाँ पे कंसेंसस बनाने में हेल्प मिलती है। तो रीजनल एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मैकेनिज्म बने हैं, है ना। तो ये हम लोग का हो गया रीजनल और कल्चरल एस्पेक्ट। फिर हम लोग इसमें देख लेंगे चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई बताएगा, एनीवन। नॉर्थ साउथ विवाद हम्म। और रिवर डिस्प्यूट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे एक चीज ये वाला हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि सेकेंड वाला एस्पेक्ट पूछ रहा असमान संघवाद, है ना। यहाँ पे हम लोग बताएंगे तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये वाला इशू वाला हम लोग को रोक के इसके बाद करना चाहिए, चुनौतियां का इसके बाद रखना चाहिए, जिससे कि उपाय वाला एक कंटिन्यूटी रहे, फ्लो आए। मतलब ऐसे अचानक से उपाय आ जाएगा तो लगेगा कि मतलब फ्लो नहीं है ना। चुनौतियां मान लो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उपाय हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग असमान संघवाद को पहले बता देंगे, फिर चुनौतियों वाले पाएंगे कि क्या क्या इशूज है। एक्चुअल में जो क्वेश्चन का ऑर्डर होना चाहिए ये होना चाहिए, पहले असमान संघवाद की बात करो, फिर इसकी बात करो, फिर चुनौतियां, फिर उपाय। लेकिन क्वेश्चन का जो ऑर्डर पूछने का है, पहले वो क्या पूछ रहा है, कहाँ तक सफल है ना, फिर असमान संघवाद पूछ रहा है, ठीक है, फिर उपाय पूछ रहा है। लेकिन एक्चुअल अगर मान लो क्वेश्चन का अगर सही ऑर्डर बनाना हो, अगर मतलब पूछना हो सही ऑर्डर में, पहला क्वेश्चन यूपीएससी क्या पूछना चाहिए था, असमान संघवाद क्या है, फिर दूसरा कहाँ तक सफल रहा, फिर क्या क्या चुनौतियां हैं, और फिर क्या क्या उपाय हैं, है ना। तो इससे एक फ्लो आता है आंसर में। लेकिन यहाँ पे चुनौतियां वाला इसलिए हम लोग इसको अपने से फ्लो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे असमान संघवाद के डिफिनीशन के बाद। ठीक है। सर मतलब जैसे क्वेश्चन में पूछा उसी के अकॉर्डिंग मतलब उसी सीरीज वाइज हमें। हाँ, मतलब हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से ही हेडिंग रखना चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर को ये ना लगे कि ये वाला एस्पेक्ट मिस हो गया या फिर अलग तरीके से आया है। हेडिंग हम लोग उसी जैसे आप तरीके से बता रहे रखेंगे हैं ना मान लो। कि ऐसे हम्म। करना ये पहले पूछना चाहिए था, हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते ना, जैसे जिस सीरीज में हाँ, पूछा जो के क्वेश्चन का अकॉर्डिंग करना। वो है उसी तरीके से हम लोग करेंगे, लेकिन जितना हम लोग के लिए पॉसिबल है उतना हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चुनौतियां वाला, क्योंकि ये चीज पूछा नहीं अलग से, तो इसको हम लोग उपाय के जस्ट पहले रखेंगे, जिससे कि एक मतलब फ्लो आ जाए आंसर में। ठीक है, ओके। लेकिन हम इन तीन हेडिंग को नहीं छेड़ेंगे, मतलब क्योंकि ये उसी ऑर्डर में पूछा है तो उसी ऑर्डर जो में नहीं रखेंगे। पूछा हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट जो पूछा है उसको उसी अकॉर्डिंग करना है हाँ, ना। उसको उसी अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है। एडिशनल हेडिंग जो हम लोग बना रहे हैं, चुनौतियां वे फॉरवर्ड कहीं कहीं जहाँ नहीं पूछा है, उसको हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से रखेंगे। मतलब इसको हम लोग कहीं कहीं जहाँ जरूरत लग रहा है, वे फॉरवर्ड के जस्ट पहले चुनौतियां होनी चाहिए, है ना। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे पैसिव थिनेसिया, तो दोनों के चैलेंजेस ही अलग थे, तो वहां पे बेटर क्या था, दोनों के चैलेंजेस अलग अलग डिस्कस करके अलग अलग वे फॉरवर्ड बताओ। अगर हम लोग एक साथ चैलेंजेस भी नहीं डिस्कस कर सकते थे दोनों चीज का,
और एक साथ वे फॉरवर्ड भी नहीं डिस्कस कर सकते थे, अदरवाइज उसमें क्लैरिटी फिर नहीं आती है ना। पहले हमने जुडिशियल लेजिस्लेशन की बात की, उसमें वे फॉरवर्ड बता दिया, उसके इश्यूज बता दिए, फिर हमने पैसिव यूथनेसिया एक्टिव यूथनेसिया में क्या इश्यूज आ रहे हैं उसको बता दिया, फिर उसको वे फॉरवर्ड बता दिया। तो वहां से क्लैरिटी पढ़ने वाले को ज्यादा आएगी। ठीक है, तो हम लोग का हो गया, कहाँ तक सफल है, असमान संघवाद लगभग आप लोग को पता ही होगा। उपाय है फिर, है ना, इसको मैं बस ऐसे बोल देता हूँ जिससे कि हम लोग इसको थोड़ा सेशन को जल्दी से एंड कर लें। मतलब आप लोग को जो ये वाला चैलेंजेस वाला पार्ट पता ही है कि मतलब फिजिकल ये फेडरलिज्म को लेके क्या क्या स्ट्रेन है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, है ना। अब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो थर्ड वाला लास्ट वाला एस्पेक्ट है उसका, हम लोग थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आप लोग को सोचना होगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो थोड़ा उसमें हम लोग क्या क्या सजेशन दे सकते हैं उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग के पास क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल या इंटर आईएससी है ना। फिर हम लोग के पास क्या है, जोनल काउंसिल है। फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि वाटर डिस्प्यूट के लिए मतलब ट्रिब्यूनल है अपने पास। ठीक है, जुडिशरी भी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है ना, इसके थ्रू भी रिजॉल्व हो सकते हैं इश्यूज, जो भी मतलब फेडरल टेंशन आ रहे हैं, है ना। ट्रिब्यूनल्स हो गए, और कहाँ पे हम लोग इस इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई और काउंसिल है या फिर इंस्टीट्यूशन। जैसे फिजिकल लेवल पे आप देखोगे तो जीएसटी काउंसिल है ना, फाइनेंस कमीशन है। तो अलग अलग चीज में हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। अब इन सब इंस्टीट्यूशन में आप एक एक दो दो वे फॉरवर्ड सजेस्ट कर दो, कि जैसे इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल है, टाइमली फॉर्मुलेट हो, टाइमली इसका मीटिंग हो, फ्रीक्वेंट मीटिंग हो, है ना, कंसेंसस बना के फिर डिसीजन लिए जाए, पार्टिसिपेशन हो सभी स्टेट का। ठीक है, टाइमली फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रिब्यूनल। ठीक है, जुडिशरी का एक्टिव रोल हो फेडरल स्पिरिट को फोल्ड करने में, जीएसटी काउंसिल को और डेमोक्रेटाइज करे, है ना, और उसको मतलब क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल जो फोल्ड हो रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेट के इंटरेस्ट को ध्यान दिया जाए। ठीक है, फाइनेंस कमीशन की बात कर सकते हैं कि जैसे 50% रिकमेंडेशन आप दे सकते हो। ओके, तो ये हम लोग का कुछ सजेशन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, सरकारी प्लस कुंची कमीशन रिकमेंडेशन, है ना। तो इन्होंने भी बहुत सारे सजेशन दिए हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन को स्ट्रेंथन करने में। जैसे गवर्नर वगैरह क्या है, एक तरीके से मतलब मिसयूज होता है डिस्क्रिप्शन का, है ना, तो गवर्नर ऑफिस को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट को फोल्ड करना है, तो सरकारी और पूंजी कमीशन रिकमेंडेशन को भी, या फिर एनसीआरडब्ल्यूसी, इन सब के रिकमेंडेशन, लॉ कमीशन, इसको भी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हम लोग का उपाय हो गया। बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म आप लोग को आइडिया होगा अगर आपने पढ़ा होगा, है ना। उसके बारे में थोड़ा सा बता देना है कि मतलब एसिमेट्रिक फेडरलिज्म होता क्या है। जैसे ये देखो क्यों पूछा है, क्योंकि जैसे लद्दाख में भी डिमांड हो रही थी, लद्दाख वाला क्वेश्चन मैंने डाला था टेस्ट वन में, कि 6 शेड्यूल स्टेटस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और इसमें तो नहीं पूछा है, बट इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक में GS 3 में लद्दाख का क्वेश्चन पूछा है। हमने पॉलिटी में दिया था, बट वो क्वेश्चन पूछा है लद्दाख का, सिक्योरिटी में पूछा है ना। तो लगभग आंसर वही रहेगा कि क्यों देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, क्या इश्यूज हो रहे हैं। और यहाँ पे भी थोड़ा सा लिंक हो रहा है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म से भी, है ना। तो लद्दाख वाला इशू यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होता है, कोई बताएगा इसमें। स्टेट के साथ अलग अलग ट्रीट करना, जैसे 371 में। हाँ हाँ, तो मतलब एग्जाम्पल तो लगभग हम लोग ऊपर डिस्कस कर भी लिए हैं, उसको एक बार अलग सेटिंग बना के लिख देना है। यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है ना। मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे मतलब इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल स्टेट, ऐसा नहीं है। अनइक्वल ट्रीटमेंट फॉर अनइक्वल कंडीशन, है ना, कि हर स्टेट का सिचुएशन अलग है। तो वहां पे हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टेट का जो काफी मतलब वहां पे अलग सोशल कस्टम्स हो सकते हैं, नॉर्म्स हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा पॉवर्टी है वहां पे, है ना, तो वहां के लिए कुछ अलग से प्रोविजन बनाए जा सकते हैं।
ठीक है, या कुछ अलग डेमोग्राफी है, जैसे लद्दाख के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, 6 शेड्यूल स्टेटस देने का, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली ट्राइबल पॉपुलेशन है। बहुत सारे स्टेट डिमांड करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, जैसे बिहार डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टेट में आप देखोगे फिफ्थ शेड्यूल और 6 शेड्यूल की बात कर सकते हो, आर्टिकल 370 की बात कर सकते हो, है ना। ये सब क्या दिखाते हैं, अनइक्वल ट्रीटमेंट विद इन द मैकेनिज्म ऑफ फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म, है ना। तो ये सब हमारा क्या है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। ओके, तो हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया, बाकी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बस उसका स्ट्रक्चरिंग देख लेते हैं। अब जैसे जो हमने टेस्ट में क्वेश्चन डाला था वो किस पे डाला था, रूल ऑफ लॉ पे, कि रूल ऑफ लॉ किस तरीके से अमेरिका में और इंडिया में अलग है। ठीक है, बट यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, सेपरेशन ऑफ पावर। हालांकि एक क्वेश्चन हम लोग का अलग से सेपरेशन ऑफ पावर पे मैंने टेस्ट में डाला था, ठीक है, लेकिन उसमें कंपैरिजन अमेरिका से हम लोग नहीं किए थे। लेकिन आप लोग को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ज्यादातर जब यूपीएससी कंपैरिजन पूछता है तो यूएस से कंपेयर करवाएगा या फिर यूके से कराएगा। मैक्सिमम आपके क्वेश्चन यही 2 घंटे से आते हैं। तो जितने भी आपके कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं, आप इंडिया में देखो कौन सी इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसको देखो कहाँ से ज्यादा मैच हो रहा है या कहाँ से ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है, डिफरेंस है। तो उससे आप थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करो वहां से, मतलब ये दोनों कंट्री को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सिमिलरिटी और डिफरेंसेस अलग अलग लेवल पर, राइट, जैसे राइट हम लोग कहाँ से लिए हैं, बिल ऑफ राइट ऑफ यूएस से लिए हैं। तो राइट पे कभी भी कंपैरिजन के लिए यूपीएससी पूछ सकता है, जैसे एक बार पूछा भी था, राइट टू इक्वालिटी का कंपैरिजन करो बिटवीन इंडियन एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, है ना। तो यूपीएससी हर बार एक क्वेश्चन लगभग कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से पूछ रहा है, और ज्यादातर यूएस और यूके कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ रहा है। तो इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन को और इंडिया से, जैसे इंडिया का जब आप पर्सपेक्टिव लिखोगे तो वहां पे आर्टिकल जजमेंट ये सब भी यूज करते जाना है। यूएस और यूके के बारे में बहुत आर्टिकल जजमेंट आपको नहीं पता होगा, तो कम से कम आपको प्रिंसिपल या फीचर्स बताते जाना है। लेकिन जहां पे इंडिया का बात करोगे वहां पे रिलेवेंट आर्टिकल जजमेंट भी कोट करना है। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर दोनों कंट्रीज में हम लोग आराम से इसको बता सकते हैं, है ना। अगर आपको इंडिया का पता है तो लगभग चीजें वहां अपोजिट हैं। जैसे देखोगे आप, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इंडिया में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है लेजिस्लेचर का, बट यही आप अमेरिका में देखोगे तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी चीज पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में भी कंपैरिजन कराना है, एक्चुअल अथॉरिटी का कंपैरिजन कराना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। इसका हेडिंग ऐसे ही कर लेना, यूएस और इंडियन मॉडल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है। फिर हम लोग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को कंपेयर करेंगे, तो हम लोग एक हेडिंग बना लेंगे, प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे क्या है, एक्चुअल अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर का क्या है ना, और प्रेसिडेंट का अथॉरिटी क्या है। जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेकिन अब अगर प्रेसिडेंट देखोगे अमेरिका का, वो क्या होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है प्लस हेड ऑफ स्टेट भी होता है। अपने यहाँ हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट दोनों प्रेसिडेंट, अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका में। ठीक है, तो थोड़ा सा आप प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंशियल पावर को थोड़ा सा रिलेट करोगे तो ये क्वेश्चन आराम से लिख पाओगे, है ना। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख के सेशन को एंड करते हैं, इसको कंपैरिजन वाला एक बार अलग से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट प्रेशर ग्रुप, सोशल मूवमेंट एंड कारपोरेट लॉबीज डीपेन प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी। अब ये पूछ रहा है कि किस तरीके से प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी को डीपेन कर रहे हैं, बाय रिप्रेजेंटिंग एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट। एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट मतलब हो सकता है फार्मर का व्यू रिप्रेजेंट कर रहा हो, या फिर ट्राइबल्स का, या फिर हो सकता है डिसेबल्स का, डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सक्लूडेड सेक्शन है, माइनॉरिटीज का, है ना। तो वो क्या कर रहा है, प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी बना रहे हैं। प्लूरलिस्टिक मतलब हर सेक्शन का पार्टिसिपेशन हो, वुमेन का पार्टिसिपेशन हो, माइनॉरिटीज का हो, वर्कर्स का हो, फार्मर्स का हो, है ना, हर सेक्शन का पार्टिसिपेशन होगा तब वो डेमोक्रेसी क्या होगी, प्लूरलिस्टिक होगी। ठीक है, तो पहला एस्पेक्ट क्वेश्चन का यही है कि प्रेशर ग्रुप, सोशल मूवमेंट, कॉर्पोरेट लॉबीज किस तरीके से प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी बना रहे हैं, है ना, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। दूसरा क्या पूछ रहे हैं, एनालाइज वेदर ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ एंड पॉलिटिकल पावर पोजेस थ्रेट। पहले में हमने क्या देखा, फायदा देखा, है ना। दूसरे में हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले वाले हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी या बहुलवाद लोकतंत्र को गहराई दे रहा है ना। दूसरे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या क्या खतरा उत्पन्न हो रहा है।
लेकिन जहां पे भी हम लोग खतरा देखेंगे तो थर्ड हम लोग एक वे फॉरवर्ड भी बनाएंगे, है ना, वे फॉरवर्ड या सुझाव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आराम से आप टैकल कर पाओगे। बट यहाँ पे बस ये कोशिश करना है कि जब भी आप आंसर लिखो तो थोड़ा सा एग्जाम्पल यूज करते जाना है। ऐसा ना हो कि बस मतलब जेनरिक पॉइंट आ रहे हैं विदाउट एनी प्रेशर ग्रुप या फिर सोशल मूवमेंट या फिर कारपोरेट लॉबीज का एग्जाम्पल दिए हुए, है ना। प्रेशर ग्रुप का आप जब बात करो, सोशल मूवमेंट का बात करो, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल भी देते जाना है। ठीक है, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, मी टू मूवमेंट, है ना। जितने भी प्रेशर ग्रुप हैं, आप इन्वायरमेंटल मूवमेंट होंगे, उन सबको भी आप यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, कारपोरेट लॉबीज, इन सब का आप एग्जाम्पल यहाँ डालते जाना है। ठीक है, जब आप इसको कनेक्ट करोगे प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी से। ठीक है, चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, है ना। तो इन सबको आप एग्जाम्पल की तरह यूज करो, बाकी आप आराम से पॉइंट बना लोगे कि प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी क्या है। एक जो आप सेक्शन सोच रहे हो, एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट कौन है, इसमें बस दिमाग में रखना है कौन है एक्सक्लूडेड सेक्शन। फार्मर्स हो गए, माइनॉरिटीज हो गए, वुमेन्स हो गए, है ना, इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए, ट्राइबल्स हो गए। तो ये जो भी एक्सक्लूडेड सेक्शन है उनके पर्सपेक्टिव से सोचो, पुअर के पर्सपेक्टिव से, है ना। हैव और हैव नॉट के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये क्या होता है कि सभी का इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, पीआईएल, सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, इन सब की भी बात कर सकते हो। ओके, सोशल मूवमेंट में आप जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, चिपको मूवमेंट हो गया, है ना, इन सब के मी टू मूवमेंट हो गया। ठीक है, कारपोरेट लॉबीज बहुत सारी हैं, उन सब की भी बात कर सकते हो, सीआईआई हो गया, ठीक है, फिक्की हो गया। तो इसमें ओवरऑल हमको क्या चाहिए, आंसर लिखते वक्त ये सब आपके आने चाहिए, जिससे कि लगे कि आप पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक प्रेशर ग्रुप, सोशल मूवमेंट, कारपोरेट लॉबीज का एग्जांपल आप जानते हो। ठीक है, वुमेन की भी बात करना है, दलित मूवमेंट की भी बात कर सकते हो यहाँ पे, है ना। और इन्वायरमेंटल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट में आपका दलित मूवमेंट भी आ जाएगा, ओबीसी मूवमेंट भी आ जाएगा, इन्वायरमेंटल मूवमेंट भी आ जाएगा। तो ये आपका क्या दिखा रहा है, एक तरीके से इंक्लूजन दिखा रहा है ना, कि दलित पर्सपेक्टिव भी आ रहा है, ओबीसी पर्सपेक्टिव, इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डेमोक्रेटिक और प्लूरलिस्टिक बना रहा है। ठीक है, फिर हम लोग थ्रेट डिस्कस करेंगे, क्या थ्रेट है, फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड। इसको एक बार आपने सोचना, अगर इसमें कुछ इशू आएगा तो हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में या फिर एक बार अलग से सेशन रख के जो एक दो क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस नहीं हुए उस पर फिर से कर लेंगे। ठीक है, किसी का कुछ डाउट है इसमें, एनीवन? तो सेशन को इसी पे हम लोग कंक्लूड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट के डिस्कशन में और लाइव आंसर राइटिंग सेशन में। ओके, थैंक यू गुड सर। नाइट एवरीवन। सर, हाँ हाँ, जैसे ये टेस्ट मतलब वीकली होता है, मतलब कैसे, मतलब मतलब ये कब वीकली से नहीं होता है, जैसे इसमें जो मैंने रखा है कि जैसे मान लो लास्ट वाला टेस्ट 24th को था, है ना। अब अगला वाला टेस्ट है 28th को, अब वो लास्ट टेस्ट है पॉलिटी का। ठीक है, तो ये हम लोग का पॉलिटी टेस्ट 5 होगा, और हर टेस्ट में 5 क्वेश्चन होते हैं। ये 5 टेस्ट हो जाएगा तो एक हम लोग मतलब बाकी सेक्शन कंप्लीट हो जाए, आईआर, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, तो एक बार हम लोग फुल लेंथ टेस्ट रखेंगे, है ना। तो हर 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा, चौथे दिन आपको टेस्ट लिखना है, और उसी दिन कोशिश मैं शाम को करता हूँ डिस्कस कर लूँ, कभी कभी 1-2 दिन का डिले हो जाता है ना। अच्छा, और इवैल्यूएट भी करते हो क्या आप इसमें, या सिर्फ डिस्कशन के थ्रू? मतलब डिस्कशन ही करता हूँ, मतलब इवेल्युएशन बार बार पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी बिजी ही रहता हूँ। ठीक है, तो जैसे पॉलिटी के 30 टॉपिक हैं, तो मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है, और टोटल 30 टॉपिक को 6-6 टॉपिक में ऐसे डिवाइड कर दिया हूँ, और हर 6 टॉपिक के लिए एक टेस्ट है पॉलिटी का। ठीक है, तो उसको हर 6 टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको 3 दिन का मौका मिलेगा, चौथे दिन भी आप हाफ डे यूज कर सकते हो, लेकिन 5 क्वेश्चन का 1 घंटे बैठ के टेस्ट लिख लेना है, जिससे कि इवनिंग में जब डिस्कशन हो तो आप उसको यूटिलाइज कर पाओ। नहीं तो आंसर नहीं लिखे रहोगे तो होगा क्या,
बस लगेगा कि मतलब बस आप सुन रहे हो, है ना, एक्टिव पार्टिसिपेंट फिर नहीं हो पाओगे। तो आंसर राइटिंग जो किया रहेगा उसको ज्यादा फायदा होगा। सर ये फर्स्ट सब्जेक्ट है या इससे पहले वो हो चुका है GS1 या 3? नहीं, अभी हम लोग शुरुआत जो किए हैं GS2 और GS4 से किए हैं, और एसीए से किए हैं। अच्छा, अभी कितना टाइम हो गया मतलब ऐसे? आई थिंक 1 मंथ से ज्यादा, 1 मंथ हो गया है। मतलब टोटल हम लोग 75 डेज का टारगेट लेके चले हैं, GS2 GS4 फिनिश कर रहे हैं। और एसे को तो मैंने वैसे वीकली रखा है कि मतलब हर 8 से 10 दिन पे एक सेशन होगा। मतलब इसके लिए अलग से आपको नहीं पढ़ना है बहुत ज़्यादा, ज़्यादातर चीज़ें मैं ही कराऊंगा, है ना। और फिर 75, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, 90 डेज के आसपास लगेगा आपका GS1 और GS3 में। तो मोस्ट प्रोबेबली अब हो सकता है मैं 1 सितंबर से GS1 GS3 शुरू करूँगा। ओके, ठीक है। बाकी चीज़ आप मतलब टेक्स्ट कर लेना, हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। अभी सेशन को कंक्लूड करते हैं। ओके, हाँ, थैंक यू। ओके, 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 टेक केयर एवरीवन, बाय।